फोर्थ यूनिट में करेंगे आज हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंस एनालिसिस। ठीक है, इसमें हमें सिर्फ मटेरियल और लेबर का वेरिएंस एनालिसिस को कवर करना है। तो ये दो पार्ट है, पहला स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का है और दूसरा वेरिएंस एनालिसिस का है। ठीक है, तो ये दोनों पार्ट हम करेंगे। तो पहले स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या होता है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का चैप्टर है ये। ठीक है, इसमें हम पहले स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का बैकग्राउंड पढ़ लेते हैं क्या होता है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एक टूल होता है जो हमारा हिस्टोरिकल कॉस्टिंग की बॉटलनेक को, जो कमियां हैं हिस्टोरिकल कॉस्टिंग की, जो कमी रह जाती है हिस्टोरिकल कॉस्टिंग की, उसको पूरा कर देती है। ठीक है, तो हिस्टोरिकल कॉस्टिंग जो होता है टूल होता है जो एक ऑब्जेक्टिव कॉस्टिंग का वो फुलफिल करता है। वो क्या ऑब्जेक्टिव है कि हम उससे असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो कॉस्टिंग का मकसद, कॉस्टिंग के ऑब्जेक्टिव में से एक ऑब्जेक्टिव हमने पढ़ा था असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो उसका जो ऑब्जेक्टिव है असर्टेनमेंट करने का कॉस्ट का, उस ऑब्जेक्टिव को हमारा हिस्टोरिकल कॉस्टिंग जो है वो पूरा कर देता है। ठीक है, फुलफिल करता है। तो कॉस्ट जो प्रोडक्ट का है वो असर्टेन उसके प्रोडक्शन होने के बाद ही असर्टेन की जा सकती है। ठीक है, तो ये इसका जो है एक क्या कहते हैं बॉटल नेक है, ड्रॉबैक है हिस्टोरिकल कॉस्टिंग का। तो हम कॉस्ट तभी किसी प्रोडक्ट की निकाल सकते हैं जब हम एक्चुअल में उसका प्रोडक्शन कर दें। ठीक है, जब तक हम प्रोडक्शन नहीं करेंगे तो हम उसका कॉस्ट जो है नहीं निकाल सकते हिस्टोरिकल कॉस्टिंग के अकॉर्डिंग। सपोज करो कोई हमसे कहता है कि हमारा एक प्रोजेक्ट है, बिल्डिंग बनानी है। ठीक है, तो हमें इसकी कॉस्ट बताओ कितनी आएगी। तो हम क्या कहेंगे कि पहले हम बिल्डिंग बना लें, उसके बाद आप पता चलेगा हमें कि कितनी कॉस्ट इसकी आएगी, उसके बाद आपको बताएंगे कि पहले हमसे बिल्डिंग बनवा लो, उसके बाद हम आपको कॉस्ट बताएंगे। तो ये जो है इसका एक ड्रॉबैक है हिस्टोरिकल कॉस्टिंग का, कि हिस्टोरिकल कॉस्टिंग के अकॉर्डिंग जो है हम क्या करते हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट जो है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो प्रोडक्ट की, वो हम उसका प्रोडक्शन होने के बाद ही असर्टेन कर सकते हैं, जिसको हम हिस्टोरिकल कॉस्टिंग कहते हैं। यानी कि वो कॉस्ट, जब हम कॉस्ट को असर्टेन करें प्रोडक्शन कंप्लीट होने के बाद, तो वो कॉस्ट क्या कहलाती है, कॉस्टिंग, हिस्टोरिकल कॉस्टिंग कहलाती है। ठीक है, तो अब वाई स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज कंसीडर्ड टू बी मोर इम्पोर्टेंट देन हिस्टोरिकल कॉस्टिंग। अभी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों माना जाता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हिस्टोरिकल कॉस्टिंग के मुकाबले में। हिस्टोरिकल कॉस्टिंग हमें फैसिलिटेट करती है कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट को असर्टेन करने के लिए, जो कि उसके पास्ट से रिलेटेड है। यानी कि जब एक्चुअल में प्रोडक्शन हो चुका होता है तो पास्ट में क्या क्या एक्सपेंडिचर उस पर हुए हैं, तो उससे रिलेटेड होती है हमारी हिस्टोरिकल कॉस्टिंग। तो अल्टीमेट एम जो होता है हमारा, जो अल्टीमेट एम है इस चैप्टर को पढ़ने का, वो कंट्रोल द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट होता है एज अमंग द ऑब्जेक्टिव, जो कि हमारा इफेक्टिव स्ट्रेटेजीज ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेज में से एक ऑब्जेक्टिव है। तो हमारा ऑब्जेक्टिव हमेशा यही रहता है कि हम किसी तरह से अपनी जो कॉस्ट को है, कॉस्ट इफेक्टिवनेस ले आए, हम अपनी कॉस्ट को रिड्यूस करें मैक्सिमम जहां तक हो सकता है। तो ये एंटरप्राइजेस का जो है ऑब्जेक्टिव होता है। तो यही ऑब्जेक्टिव को ए पूरा करने के लिए हम इस चैप्टर को जो है पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में हम यही समझेंगे कैसे हम इफेक्टिवनेस ला सकते हैं अपनी कॉस्ट में। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में यही सारा चीज है कि हम कैसे अपने कॉस्ट इफेक्टिवनेस कर सकते हैं। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो है, ठीक है, इन दो डिफरेंट स्ट्रेटेजीज को फॉलो करके किया जा सकता है। दो स्ट्रेटेजीज हैं। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, या तो अपना सेलिंग प्राइस इंक्रीज कर लिया जाए, या अपने कॉस्ट को कंट्रोल कर लिया जाए, कॉस्ट कंट्रोल और इफेक्टिवनेस कर लिया जाए। इन दोनों मेथड को, स्ट्रेटेजीज को फॉलो करके हम अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो और जो इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस है वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंस होता है, उस पर कंपटीटर्स का होता है। अब ये नहीं कि हम उसको जो है कितना चाहे मर्जी प्राइस बढ़ा लें, लेकिन कंपटीशन की वजह से हम प्राइस को ज्यादा नहीं बढ़ा सकते, उसका भी एक लिमिट है। ठीक है, और कॉस्ट कंट्रोल एंड इफेक्टिवनेस ये भी हमारा विद इन द कंट्रोल ऑफ द फर्म, ये फर्म के कंट्रोल में होता है। ठीक है, तो पहला वाला जो है वो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस होते हैं उसके ऊपर, वो फर्म के कंट्रोल में नहीं होता है इंक्रीज करना, वो मतलब एक लिमिट तक ही इंक्रीज कर सकता है। उसके बाद एक्सटर्नल फैक्टर्स जो है इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे कि कंपिटिटर्स। ठीक है, या फिर गवर्नमेंट रेगुलेशंस, कभी कभी हमारे जो है गवर्नमेंट के रेगुलेशंस भी होते हैं कि तुम इतना प्राइस कैप लगा देती कि इससे ज्यादा प्राइस पर हम मार्केट में नहीं सेल कर सकते। जैसे कि कोरोना वायरस के टाइम पर वो जो सैनिटाइजर्स पर कैप लगा दिया गया था। ठीक है, तो गवर्नमेंट का भी कई तरह के जो है उसके ऊपर हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से हम जो है
इंक्रीजिंग सेलिंग प्राइस की स्ट्रेटजीज को कुछ हद तक ही इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन कॉस्ट कंट्रोल जो होता है वो फर्म के कंट्रोल में होता है। हम अपनी कॉस्ट को कंट्रोल करना या इफेक्टिवनेस लाना वो फर्म के कंट्रोल में, इसका कोई भी फैक्टर, बाहरी फैक्टर, एक्सटर्नल फैक्टर जो है उसको इन्फ्लुएंस नहीं करता। ठीक है, तो इक्वेशन हम देख सकते हैं कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कैसे हो सकता है। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट होता है। तो अगर हम सेलिंग प्राइस बढ़ाएंगे, कॉस्ट उतना ही है, तो भी हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा। अगर हम कॉस्ट को रिड्यूस कर देंगे, सेलिंग प्राइस उतना ही है, तब भी हमारा प्रॉफिट इंक्रीज करेगा। जैसे सपोज करो हमारा सेलिंग प्राइस 100 है और कॉस्ट जो है वो 80 है, तो प्रॉफिट हमारा 20 होता है। अगर हम सेलिंग प्राइस 100 से 120 कर देते हैं, कॉस्ट 80 रहता है, तो हमारा प्रॉफिट 40 हो गया। दूसरा ऑप्शन, अगर हम सेलिंग प्राइस उतना ही रखें लेकिन कॉस्ट को हम इफेक्टिव बना दें, रिड्यूस कर दें, कॉस्ट को 70 हो जाए, तो वो हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाएगा। तो दोनों में एलिमेंट्स में से किसी में भी हम अगर चेंज करेंगे तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होगा। सेलिंग प्राइस बढ़ाएंगे तो भी प्रॉफिट बढ़ेगा, कॉस्ट कम करेंगे तो भी हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा। तो दो पॉसिबल वेज होते हैं मैक्सिमाइज करने के प्रॉफिट को। पहला, इंक्रीज द सेलिंग प्राइस, इसमें हम कॉस्ट रिमेन्स द सेम, इसमें कॉस्ट क्या रहेगी, सेम रहे, और प्राइस हम बढ़ा सकते हैं। दूसरा, कॉस्ट कम कर सकते हैं सेलिंग प्राइस को कांस्टेंट रख करके, वही सेम सेलिंग प्राइस पर। तो दोनों सिचुएशन में हमारा जो है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होगा। ठीक है, लेकिन जो बाद वाला है वो ज्यादा फिजिबल है पहले वाले से, मतलब सेलिंग प्राइस को बढ़ाने से ज्यादा फिजिबल जो है वो कॉस्ट प्राइस को क्या कहते हैं, कंट्रोल में करना है। क्यों? क्योंकि सेलिंग प्राइस का हमारा डिमांड और प्राइस का रिलेशन भी होता है। जैसे प्राइस बढ़ता है तो डिमांड रिड्यूस हो जाती है, तो उससे हमारा इम्पैक्ट जो है ज्यादा आएगा नहीं प्रॉफिट से, कि प्राइस तो बढ़ा देंगे हम लेकिन डिमांड घट जाएगी। ठीक है, तो रेवेन्यू हमारा डाउन हो जाएगा। लेकिन कॉस्टिंग में डिमांड से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्राइस में कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो दो स्ट्रेटेजी है। स्ट्रेटेजी 1, इंक्रीजिंग सेलिंग प्राइस। तो हायर प्राइस या इंक्रीज प्राइस जो है इनवर्सली कोरिलेटेड होता है डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट से। जैसे जैसे प्राइस बढ़ता है डिमांड हमारा घटता चला जाता है। ठीक है, तो दिस विल, तो इससे हमारा वॉल्यूम ऑफ सेल्स भी जो है वो इम्पैक्ट होगा। ठीक है, तो इसमें कंपटीटर्स का स्टैंड भी हो सकता है लोवेस्ट प्राइस का, कि क्योंकि जो है अब हमारा प्राइस बढ़ जाएगा तो कंपटीटर का प्राइस लोवेस्ट होगा, तो जो हमारे जो कस्टमर हैं वो हमसे खरीदने के बजाय किससे खरीदेंगे, हमारे कंपटीटर से खरीदेंगे, तो उससे हमारा जो है कम हो जाएगा सेल। ठीक है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे अंडरस्टूड है कि मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट थ्रू इंक्रीज इन प्राइस ऑफ प्रोडक्ट से हम अपने बायर्स को लूज कर देंगे। तो अर्निंग मैक्सिमाइजिंग या मैक्सिमाइजिंग द प्रॉफिट इंक्रीज सेलिंग प्राइस से हमारा जो है क्लचेस ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस में नहीं है, नॉट अंडर द क्लचेस ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज, यानी कि ये हमारे कंट्रोल से बाहर है। ठीक है, इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस से प्रॉफिट बढ़ाना। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस मैक्सिमाइज करने के लिए प्रॉफिट, वो दो इन्फ्लुएंस बाय टू मैनी कंट्रोलेबल फैक्टर्स। ठीक है, वो कई सारे जो है फैक्टर से इन्फ्लुएंस होता है, जिससे कि हम जो है बिजनेस फर्म जो है उससे बचता है प्राइस को बढ़ाने से। ठीक है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं बिजनेसेस के पास, तब वो प्राइसेस बढ़ाता है। अभी जैसे रिसेंटली जो है मार्केट में सिचुएशन चल रही है, तो कुछ ही टाइम पहले, कुछ महीने पहले ये न्यूज आ रही थी कि जो है हिंदुस्तान यूनिलीवर ये कह रहा है कि हम लॉस में जा रहे हैं लेकिन हम फिर भी प्राइसेस को नहीं बढ़ा रहे। क्यों? क्योंकि हमारा जो है अगर हम प्राइसेस बढ़ाएंगे तो लोग जो है उसको फिर एकदम से ले नहीं पाएंगे, खरीद नहीं पाएंगे, उसकी डिमांड जो है कम हो जाएगी मार्केट में। जब सेल कम हो जाएगी तो उससे फिर जो है रिसेशन आने की उम्मीद हो सकती है। तो इसलिए जो है उन्होंने जो है प्राइजेस जो है नहीं बढ़ाए। तो लेकिन उन्होंने प्राइजेस अब बढ़ाने शुरू किए हैं, लेकिन दूसरी टेक्निक से बढ़ाने शुरू किए हैं। जैसे बिस्किट का पैकेट आता है, बिस्किट का पैकेट जिसमें पहले नंबर ऑफ बिस्किट ज्यादा आते थे 10 रुपीज में, अब उन्होंने आधे कर दिए। ठीक है, नंबर ऑफ बिस्किट भी कम कर दिए और बिस्किट का साइज भी कम कर दिया, जिससे जो है बायर्स को रियलाइज ना हो कि हम जो है महंगी चीज खरीद रहे हैं। इसी तरह से जैसे जो चिप्स के पैकेट पहले आते थे, पहले चिप्स 10 रुपए के पैकेट में जितनी चिप्स आती थी, अब पैकेट 10 रुपए का ही है, लेकिन उसमें नंबर ऑफ चिप्स जो है उन्होंने कम कर दी, क्वांटिटी कम कर दी है, जिससे कि, और उसमें जो है पैकेट का साइज भी वही है, पैकेट खोलते तो लेकिन उसके अंदर चिप्स जो है थोड़ा निकलता है, तो जिससे कस्टमर को जो है
रिलाइज ना हो, क्योंकि जो इंडियन कस्टमर्स होते हैं वो प्राइस सेंसिटिव होते हैं, वो प्राइस को ज्यादा से ज्यादा सेंसिटिवली अफेक्ट होते हैं, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है कि वो जो है प्राइजेस को बढ़ाने से बचती हैं फर्म्स। बहुत मुश्किल होता है, बहुत मतलब जब उसको इग्नोर ही नहीं कर सकते, उसको बच नहीं सकते प्राइस बढ़ाने से, तब उस सिचुएशन में कंपनीज जो है वो प्राइजेस को इंक्रीज करती हैं, अदरवाइज जो है उससे वो बहुत ज्यादा बचती हैं। तो इसलिए जो पहली वाली स्ट्रेटेजी है वो फिजिबल नहीं है कि हम अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करें प्राइस को बढ़ा करके, ठीक है। क्लियर है ये चीज? दूसरी स्ट्रेटेजी नंबर 2, रिड्यूसिंग और कटिंग डाउन द कॉस्ट, ठीक है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है फर्स्ट वाले से। तो हम बेनिफिट्स मैक्सिमाइज द बेनिफिट्स, हम बेस्ट बेनिफिट्स को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। सेकंड बेस्ट अल्टरनेटिव इज टू कट रिड्यूस कॉस्ट ऑफ द ऑपरेशन, कि हम अपने ऑपरेशंस की कॉस्ट को कट कर दें, ठीक है, प्रोड्यूसिंग अ प्रोडक्ट और सर्विसेज, ठीक है। तो कंपनी यही चीज कर रही है, उनकी कॉस्ट को कम कर रही है, ठीक है, प्राइस बढ़ाने के बजाय उनकी कॉस्ट को कम कर रही है। जितना उसमें मटेरियल यूज होता है उसको कम कर रही है, उसकी क्वांटिटी को कम कर रही है। एक चिप्स के पैकेट में जितना पहले मटेरियल लगता था उसको उन्होंने आधा कर दिया है, ठीक है। बिस्किट के पैकेट में जितना हमारा मटेरियल लगता था उसको आधा कर दिया है, बिस्किट का साइज भी छोटा कर दिया है और क्वांटिटी नंबर ऑफ बिस्किट्स भी कम कर दिए है, ठीक है। तो उसका कॉस्ट कम कर दिया है। तो ये सेकंड जो मेथड है ये जो है कंपनीज फॉलो कर रही हैं, ठीक है। तो मिनिमाइज द कॉस्ट इज अ cumbersome task which involves a lot of careful analysis, ठीक है। तो इसमें जो है हमें बहुत ज्यादा केयरफुल रहने की जरूरत होती है, ठीक है, एनालिसिस में भी और इसके प्रैक्टिसेस में भी। तो अब यही नहीं है कि उसकी क्वांटिटी कम करके ही कॉस्ट की कम की जा सके, हम अपने प्रोडक्शन प्रोसेस को भी एफिशिएंट बना सकते हैं जिससे कि हमारे वेस्टेजेस जो है वो कम हो जाए। फिर हम जो है लोअर प्राइस वाला जो है मटेरियल यूज कर सकते हैं, ठीक है, लेबर को कम कर सकते हैं, उनके ऊपर प्रेशराइज ज्यादा कर सकते हैं, तुम ज्यादा आउटपुट निकालो, ठीक है, उनकी एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं। तो कई और हम चीजें जो है वो कर सकते हैं कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए, ठीक है। तो अब प्रोवाइडिंग रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन फॉर मैनेजमेंट टू टेक रेशनल डिसीजन, तो कॉस्ट इज नॉट एन इफेक्टिव टूल। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट जो होता है वो इफेक्टिव टूल नहीं होता है, ठीक है, रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करने के लिए इस तरह के डिसीजन लेने के, ठीक है। तो अब टू रिप्लेस द बॉटलनेक, अब इसका बॉटलनेक को रिप्लेस करने के लिए जो हमारा हिस्टोरिकल कॉस्ट से रिलेटेड है और कंट्रोल ऑफ कॉस्ट से रिलेटेड है, तो प्लांट स्टैंडर्ड्स आर यूजुअली डेवलप्ड, ठीक है। तो प्लांट स्टैंडर्ड्स जो है वो डेवलप किए जाते हैं हेड ऑफ किसके अंदर, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग टेक्निक्स के अंदर, ठीक है। तो जिससे कि हम एक्चुअल को कंपेयर कर सकते हैं और उसमें जो डेविएशन है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टैंडर्ड प्लान शुड बी डेवलप्ड ऑन द फॉलोइंग बेसिस, इन बेसिस पे जो है स्टैंडर्ड डेवलप किए जाते हैं। तो अब स्टैंडर्ड होता क्या है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हम ये देखते हैं स्टैंडर्ड इज नथिंग बट एन एक्सपेक्टेड और एंटिसिपेटेड परफॉर्मेंस इन नॉर्मल सिचुएशन। मतलब ये क्या है कि नॉर्मल सिचुएशन में कितना एक्सपेक्टेड या एंटिसिपेटेड परफॉर्मेंस होता है, ठीक है। जैसे मान लो अगर हम जैसे अक्सर पढ़ाई में बात करते हैं, हम अक्सर ये लेते हैं बच्चों को कि 60% आने चाहिए तुम्हारे कम से कम, ठीक है। अगर 60% से कम आए तो बेकार हो, 60% से ऊपर कितने भी आए तो वो अच्छा है। तो हम एक स्टैंडर्ड सेट कर लेते हैं 60% का, कि 60% फर्स्ट डिवीजन तो आनी ही चाहिए, ठीक है, फर्स्ट डिवीजन तो आनी ही चाहिए। तो ये एक एक्सपेक्टेड एंटिसिपेटेड है कि अच्छा नॉर्मल बच्चा जो है नॉर्मल सिचुएशन में जो है वो कितने 60% ले ही आता है। तो अगर तुम नहीं ला पा रहे तो बेकार हो, अगर ला पा रहे हो तो अच्छे हो, ठीक है। तो यही जो है स्टैंडर्ड होता है, यही चीज क्या होती है, स्टैंडर्ड होती है। कोई भी एक हम क्या मान लेते हैं, एक एक्सपेक्टेड और एंटिसिपेटेड परफॉर्मेंस को एज्यूम कर लेते हैं नॉर्मल सिचुएशन में, तो वही हमारा स्टैंडर्ड कहलाता है। तो यहाँ पर हमारा जो है इन 4 बेसिस पे जो है हम स्टैंडर्ड्स को डेवलप करते हैं। एक, हम कॉस्ट ऑफ मटेरियल को स्टैंडर्ड बनाते हैं कि मटेरियल पे इतना कॉस्ट आना चाहिए। कॉस्ट ऑफ लेबर पर का स्टैंडर्ड बनाते हैं कि लेबर का इतना स्टैंडर्ड है। इसके अलावा दूसरी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट उनको स्टैंडर्ड बना लेते हैं। तो 3 पार्ट में हम 3 चीजों के स्टैंडर्ड्स जो है वो डेवलप करते हैं, ठीक है, एक मटेरियल का, एक लेबर का और एक एक्सपेंसेस का। और इन तीनों को मिलाकर के जो है वो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट आता है, ठीक है। तीनों को ऐड करके हमारा ओवरऑल कॉस्ट ऑफ
प्रोडक्ट आता है तो उसका भी। तो 4 चीजों का हम स्टैंडर्ड जो है फिक्स करते हैं, जिससे कि हम जो एक्चुअल बाद में हमारा प्रोडक्शन होगा उसकी कॉस्ट को हम कंपेयर कर सके कि हमने स्टैंडर्ड से बेहतर सिचुएशन में है या स्टैंडर्ड से वर्स्ट सिचुएशन में है। ठीक है, अगर हमने उससे कम कॉस्ट लगाया है तो अच्छी सिचुएशन है, अगर उससे ज्यादा कॉस्ट लगाया है स्टैंडर्ड से तो वो हमारे लिए बुरी सिचुएशन है। तो स्टैंडर्ड्स जो है एक क्वांटिटेटिव फिनोमिना होता है, यहाँ पे हम जो है क्वांटिटेटिवली लेते हैं, यहाँ पे हम क्वालिटेटिव नहीं लेते हैं कि क्वालिटी नहीं देखते, क्वालिटी को यहाँ पर उसमें नहीं लिया जाता, अंडरटेक नहीं किया जाता, इसमें सिर्फ जो है क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ही लिया जाता है। ठीक है, यानी कि जो हम मेजर करेंगे कॉस्ट ऑफ मटेरियल को वो उसकी वैल्यू में करेंगे, ना कि उसकी क्वालिटी में। ठीक है, इसी तरह से लेबर भी और इसी तरह से अदर एक्सपेंसेस भी, ये सारे जो क्वांटिटेटिव फेनोमेना है जो कि कनेक्शन विद वन एक्टिविटी एंड डिफर्स फ्रॉम द अदर अनदर। ठीक है, तो एक से कनेक्टेड होता है, दूसरे से अलग होता है। जैसे मटेरियल कॉस्ट लेबर कॉस्ट से अलग है, ठीक है, और लेबर कॉस्ट अदर एक्सपेंसेस से अलग है, तो ये डिफर होते हैं एक दूसरे से। ठीक है, फॉर एग्जांपल कितना केजी ऑफ रॉ मटेरियल एक यूनिट ऑफ प्रोडक्ट को यूज करने में लगाया जाना चाहिए नॉर्मल सिचुएशन में। ठीक है, आवर्स आर एक्सपेक्टेड। आवाज आ रही है? यस सर, यस सर, आ रही है। आवाज आ रही है मेरी? आ रही है। हेलो, आवाज आ रही है सर? ठीक है, तो कितना केजी ऑफ रॉ मटेरियल किसी चीज को प्रोड्यूस करने में लगाया जाए नॉर्मल सिचुएशन में, ये एग्जांपल है दूसरा। और लेबर में क्या हो सकता है, कितने घंटे किसी काम को करने में लगते हैं एस्टिमेटेड, तो वो स्टैंडर्ड है। तो स्टैंडर्ड को दो कैटेगरी में बनाया जाता है, कैटेगराइज किया जाता है, एक रेवेन्यू स्टैंडर्ड्स, दूसरे कॉस्ट स्टैंडर्ड्स। ये तो स्टैंडर्ड कॉस्ट प्रीडिटरमाइंड कॉस्ट होती है जो कि एस्टिमेट करता है मैनेजमेंट। ठीक है, तो स्टैंडर्ड ऑफ एफिशिएंट ऑपरेशंस, रिलेवेंट नेसेसरी एक्सपेंडिचर्स अकॉर्डिंग टू आईसीटी। The standard cost is related to variable portion of the cost of a product। ठीक है, तो स्टैंडर्ड कॉस्ट जो है एक वेरिएबल प्रोपोर्शन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट का हमारा लिया जाता है। तो वेरिएबल पोर्शन ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट डिपेंड ऑन द फॉलोइंग। ठीक है, तो वेरिएबल प्रोपोर्शन हमने पढ़ा हुआ है कि कॉस्ट कितने टाइप्स की होती है, फिक्स्ड कॉस्ट पढ़ी है हमने और वेरिएबल कॉस्ट पढ़ी है। तो जो हमें चेंज कर सकते हैं वो वेरिएबल कॉस्ट में ही चेंज कर सकते हैं, चेंज आता है। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिर्फ वेरिएबल से ही लिया जाता है, फिक्स्ड कॉस्ट का जो है हमारा वो नहीं लिया जाता है स्टैंडर्ड, क्योंकि वो तो ऑलरेडी फिक्स्ड है, उसका कोई स्टैंडर्ड वो तो चेंज होगी ही नहीं होगी। ठीक है, वो तो चेंज होगी ही नहीं, कितना भी तुम प्रोडक्शन करो, चाहे 1 यूनिट प्रोडक्शन करो या 10 लाख यूनिट प्रोडक्शन करो, वो हमारा फिक्स्ड रहता है। इसलिए इसका स्टैंडर्ड नहीं लिया जाता कि जो है ये तो वो है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। जो स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं वो सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट के ही किए जाते हैं। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट इज प्रीडिटरमाइंड कॉस्ट which is estimated from management's standard of efficient operations, relevant necessary expenditure according to ICWL and standard cost सिर्फ हमारा वेरिएबल पोर्शन से ही रिलेट होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट के। ठीक है, फिक्स्ड से नहीं होता। वेरिएबल प्रोपोर्शन जो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट का डिपेंड करता है किस चीज पे, 3 अलग अलग चीजें होती हैं। जो वेरिएबल हमारा मटेरियल है, लेबर है, कितने मटेरियल कंजप्शन हुआ है, कितना आवर्स लगा है या कंज्यूम हुआ है, कितना अदर एक्सपेंसेस हमने उसमें ओवरहेड्स में किया है। तो तीनों का हमने जो भी 3 पढ़े थे कॉस्ट क्लासिफिकेशन में, कॉस्ट हमारे 3 तरह का होता है, एक मटेरियल और एक लेबर और एक एक्सपेंसेस। ये भी हमारे दो तरह के होते हैं, एक फिक्स्ड एक वेरिएबल, एक फिक्स्ड और एक वेरिएबल, एक फिक्स्ड और एक वेरिएबल, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ठीक है, तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वाला अलग टाइप का क्लासिफिकेशन होता है। यहाँ पे फिक्स्ड और वेरिएबल, कुछ मटेरियल हमारा फिक्स्ड होता है। ठीक है, मटेरियल हमारा ये जो है मटेरियल और लेबर ये हमारा वेरिएबल वाला पार्ट होता है, वेरिएबल ही होता है, फिक्स नहीं होता है, सॉरी। तो ये वेरिएबल ही होता है। और एक्सपेंसेस भी यहाँ पे हमारे 2 तरह के जो होते हैं, फिक्स्ड और वेरिएबल, उसमें से सिर्फ हम वेरिएबल वाला ही एक्सपेंसेस को कवर करेंगे, सिर्फ वेरिएबल वाला एक्सपेंसेस को कवर करेंगे।
तो इसमें सिर्फ वेरिएबल प्रोपोर्शन होते हैं मटेरियल का, आवर्स का, और जो भी अदर मिसलेनियस एक्सपेंडिचर्स ओवरहेड्स के होते हैं वही सिर्फ हम इसमें कवर करते हैं। फिक्स्ड को इसमें कंसीडर नहीं किया जाता। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम में हम वेरियस स्टेप्स लेते हैं। फर्स्ट स्टेप जो होता है इम्प्लीमेंट करने का स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को, वो क्या होता है, पहले हम स्टैंडर्ड को डिटरमाइन करते हैं, डेवलप द प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स, ठीक है। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट, जिसको हम स्टैंडर्ड कॉस्ट कहते हैं। सेकंड स्टेप होता है हम जो एक्चुअल कॉस्ट होती है, जब हम एक्चुअल में ऑपरेशंस चल रहे होते हैं तो जो एक्चुअल कॉस्ट होती है तो असर्टेनमेंट से उसको रिपोर्ट करते हैं। थर्ड स्टेप जो होता है उसमें हम उनको कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट को एक्चुअल कॉस्ट से, जो कि ओरिजिन ऑफ द वेरिएंस एनालिसिस, जहां से हम फिर वेरिएंस एनालिसिस कर पाते हैं, ठीक है। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग स्टार्ट होता है स्टैंडर्ड्स को प्रिपरेशन करके और एंड होता है उनको कंपैरिजन करके दोनों को, ठीक है। तो प्रिपरेशन ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्ट मीनिंगफुल तभी होता है जब कंप्लीशन हो वेरिएंस एनालिसिस का। अगर हम उसको वेरिएंस एनालिसिस ही नहीं कैलकुलेट कर रहे हैं तो सब हमारा जितना भी हमने किया वो सब वेस्टफुल है, वो किसी काम का नहीं है जब तक हम उसको यूज ना करें। ये ऐसे है जैसे हमने खाना पकाया और पका करके उसको फ्रिज में रख के छोड़ दिया और जब खराब हो गया फेंक दिया, तो उस खाना पकाने का कोई फायदा नहीं होगा। तो वही चीज यहाँ पर है कि अगर हम उसको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बनाएं और उसको कंपेयर ही ना करें फिर, तो वो बेकार है, वो वेस्टफुल एक्टिविटी है। तो इसलिए उसका जो फाइनल ये जब ही होता है मीनिंगफुल तभी होता है जब हम इसको जो है वेरिएंस एनालिसिस को भी कंप्लीट करें। फोर्थ स्टेप जो होता है स्टेज एट विच, जहाँ पे हम रीजंस फाइंड आउट करते हैं। अगर कोई रीजन वहाँ पे वेरिएंस आया स्टैंडर्ड कॉस्ट में और एक्चुअल कॉस्ट में, तो हम उसके रीजंस फाइंड आउट करें कि ये वेरिएंस क्यों आया है, ठीक है। और कॉस्ट इफेक्टिवनेस जो है फिर उसमें लाने की कोशिश की जाती है जिससे कि कॉस्ट जो है रिड्यूस हो सके और प्रॉफिट हमारा बढ़ सके, ठीक है। और फाइनल स्टेप में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजरियल डिसीजन लेना। जब सारा काम हो जाता है, हम कंपेयर भी कर चुके हैं, हम वेरिएंस भी निकाल चुके हैं और हम उसके रीजंस भी फाइंड आउट कर चुके हैं, तो फाइनल जो होता है वो मैनेजमेंट का डिसीजन होता है जिससे कि हम ये जो अप्रोप्रिएट रिपोर्टिंग के अकॉर्डिंग हम ले पाते हैं, ठीक है। तो ये सिस्टम इन्होंने समझाया हुआ है इस डायग्राम में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का। सबसे पहले कॉस्ट सेंटर्स एस्टैब्लिशमेंट होता है, ठीक है, कि अ सेंटर एट विच और बाय whom द कॉस्ट इज असर्टेन फॉर द कंट्रोल, कि कौन कंट्रोल करेगा, कौन असर्टेनमेंट करेगा। फिर कॉस्ट का क्लासिफिकेशन होता है अकाउंट्स का, एंड अप्रोप्रिएट क्लासिफिकेशन किया जाए रिक्वायर्ड फॉर स्पीडी एनालिसिस कोड कैन बी सजेस्टेड टू आइडेंटिफाई वेरियस अकाउंट। उसके बाद स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम का ऑर्गेनाइजेशन है। फिर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कमिटी है, कमिटी कंसिस्ट ऑफ ऑल डिपार्टमेंट्स हेड्स फॉर सेटिंग ऑफ द स्टैंडर्ड्स, ठीक है। फिर डिटर्मिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड होता है। डिटर्मिनेशन करने के बाद फिर क्या होता है, ये सप्लाइज इंफॉर्मेशन, कोऑर्डिनेट कमिटी, फिर कॉस्ट मैनेजर। तो ये सारा हमारा एक प्रोसेस है पूरा सेटिंग ऑफ स्टैंडर्ड। इनके लिए फिर सेटिंग करते हैं ये स्टैंडर्ड्स मटेरियल, लेबर और ओवरहेड के लिए। अंडरस्टैंडिंग प्राइस चेंज, इंटीमेशन ऑफ रिवीजन, फिर रिवीजन सजेशन, फिर दोबारा से ये यहाँ पे डिटर्मिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड हो जाता है, ठीक है। ठीक है, तो अब बजटरी कंट्रोल एंड कॉस्ट स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ठीक है, इसको स्किप कर दो, इसको पढ़ लेना लेकिन इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमें कवर करना है वेरिएंस एनालिसिस को, आज ना रह जाएगा, ठीक है। तो इसका डिफरेंस भी पढ़ लेना सर आप लोग। कौन सा बताया सर, इम्पोर्टेंट बताया? मतलब ये वाला टॉपिक भी, बजटरी कंट्रोल एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ठीक है। तो ये सारा उसी पर है, बेसिस है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पर। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और बजटरी कंट्रोल जो है कॉमन ऑब्जेक्टिव होता है दोनों का, बिजनेस ऑपरेशंस को कंट्रोल करने का, ठीक है, जिससे कि हम प्री डिटरमाइंड टारगेट्स को बना करके और एक्चुअल परफॉर्मेंस और उनको कंपेयर करके टारगेट विद द टारगेट्स। तो इसके पर्पस के लिए बेटर एफिशिएंसी के लिए और कॉस्ट को रिड्यूसिंग के लिए। तो दो सिस्टम्स जो होते हैं इंटर रिलेटेड होते हैं लेकिन वो इंटरडिपेंडेंट नहीं होते हैं। ये दोनों इंटर रिलेटेड है लेकिन इंटरडिपेंडेंट नहीं है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग is introduced primarily to ascertain efficiency and effectiveness of cost performance.
ये तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या क्यों इंट्रोड्यूस की जाती है? एफिशिएंसी को असरटेन करने के लिए कि कितनी एफिशिएंसी है, और इफेक्टिवनेस को असरटेन करने के लिए कॉस्ट परफॉर्मेंस में कितनी इफेक्टिवनेस है। और बजटरी कंट्रोल जो है इंट्रोड्यूस होती है स्टेट इन फिगर्स एंड अप्रूव प्लान ऑफ एक्शन। ठीक है, बजटरी कंट्रोल इज इंट्रोड्यूस्ड टू स्टेट इन फिगर्स, ठीक है, फिगर्स में बताने के लिए, इंट्रोड्यूस करने के लिए एक प्लान, अप्रूव प्लान ऑफ एक्शन कि तुम्हें कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या करना है, कितना कितना कहाँ पे खर्चा करना है, ठीक है, पर्टिकुलर पीरियड के अंदर। तो दोनों ही स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और बजटरी कंट्रोल के कॉमन फीचर होते हैं। तो बजटरी कंट्रोल में एक तरह से पूरा बजट हो जाता है, फिर वो बजट जो एक बार तैयार हो जाता है फिर उसी को फॉलो किया जाता है, और अगर उसमें कोई चेंज आते हैं तो उसमें फिर चेंजेस कंट्रोल किया जाता है, उसी को हम बजटरी कंट्रोल कहते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जो है ये कॉस्टिंग में होता है, इसमें हमारा जो होता है वेरियस कॉस्ट को जो है फिक्स करते हैं, स्टैंडर्ड असरटेन किए जाते हैं कि ये स्टैंडर्ड है, ठीक है। तो उसमें ही हमें रह करके खर्चा करना है, मतलब उसमें एक्सपेंडिचर करना है, कॉस्ट में मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस में होता है। अगर उससे ऊपर नीचे कुछ भी फर्क आता है कॉस्ट में तो उसको फिर करेक्टिव मेजर्स लिए जाते हैं, ठीक है। तो दोनों इंटर रिलेटेड हैं लेकिन इंटरडिपेंडेंट नहीं होते हैं। दोनों का कॉमन ऑब्जेक्टिव होता है मैनेजरियल कंट्रोल को इम्प्रूव करना। दोनों ही टेक्निक्स जो है प्रिजम्पशन ऑफ कॉस्ट कंट्रोलेबल पर होती हैं। दोनों ही टेक्निक में जो है कंपैरिजन किया जाता है और उसको एनालाइज किया, जो कंपैरिजन किया जाता है उसको एनालाइज किया जाता है और मैनेजमेंट को रिपोर्ट किया जाता है, ठीक है। तो इसमें कुछ ये चीजें कॉमन है और ये डिफरेंसेस है दोनों के बीच में, कंपैरिजन है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड एस्टिमेटेड कॉस्ट्स और स्टैंडर्ड कॉस्ट, इसमें क्या डिफरेंस होता है? इन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एज अ मैनेजरियल टूल, लिमिटेशंस हैं कुछ, डिटर्मिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है, बैलेंस कॉस्ट शीट। तो ये जो है सारे टॉपिक्स जो भी हैं, ये थोड़ा है, ज्यादा नहीं है, बस ये कुछ टॉपिक्स हैं, इनको जो है तैयार कर लेना एग्जाम के लिए, ठीक है। अब हम कर लेते हैं वेरिएंस एनालिसिस। तो वेरिएंस एनालिसिस की जो शुरुआत होती है वो बेसिस जो होता है वो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग ही होता है, ठीक है। तो वेरिएंस एनालिसिस होता क्या है? वेरिएंस में हम इसमें वेरिएंस चेक करते हैं। वेरिएंस का मतलब होता है डिफरेंस, ठीक है। डिफरेंस देखते हैं कि हमारा क्या डिफरेंस है स्टैंडर्ड और एक्चुअल के बीच में। इसके बीच में स्टैंडर्ड और एक्चुअल के बीच में जो हम स्टैंडर्ड कॉस्ट ऊपर हमने पढ़ा है, स्टैंडर्ड कॉस्ट हम सेट करते हैं, उसके और जो एक्चुअल में परफॉर्मेंस हुई है, उसमें प्रोडक्शन हुआ है, उसमें एक्चुअल में कॉस्ट क्या आया है, उन दोनों को कंपेयर करते हैं। इसी को वेरिएंस एनालिसिस कहते हैं। तो तीन तरह की हमारी कॉस्ट होती है, एक मटेरियल कॉस्ट होती है, एक लेबर कॉस्ट होती है, एक एक्सपेंसेस होती है। तो मटेरियल और लेबर, तो जब हम मटेरियल की स्टैंडर्ड और एक्चुअल को कंपेयर करते हैं तो उसको मटेरियल वेरिएंस बोलते हैं। जब हम लेबर को करते हैं तो उसको लेबर वेरिएंस बोलते हैं। हमने इसमें जो है आप लोग के जो इसमें है सिलेबस में वो मटेरियल और लेबर पर हमें फोकस रखना है, ठीक है। तो अब मटेरियल लेबर भी जो है अलग अलग तरह, अलग अलग कैटेगरीज में भी होता है। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल यूजेज वेरिएंस, सब यूजेज वेरिएंस, यील्ड वेरिएंस, ठीक है। मटेरियल वेरिएंस भी ये 4 टाइप्स का होता है। लेबर वेरिएंस, लेबर कॉस्ट वेरिएंस, लेबर रेट वेरिएंस, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, आइडल टाइम वेरिएंस, लेबर मिक्स वेरिएंस और लेबर सब एफिशिएंसी वेरिएंस और लेबर यील्ड वेरिएंस, ठीक है। ये आपका 7 टाइप्स का होता है। तो ओवरहेड वेरिएंस जो है हमें नहीं करना, सेल्स वेरिएंस हमें नहीं करना, हमें सिर्फ लेबर और मटेरियल पर ही फोकस रखना है। तो इसमें हमारे पास क्या होता है वेरिएंस में? तो टर्म वेरिएंस का मतलब होता है डेविएशन। डेविएशन का मतलब कितना उसमें फर्क आया है। किसमें फर्क आया है? स्टैंडर्ड और एक्चुअल में। तो वेरिएंस इन अकॉर्डेंस विद द स्टैंडर्ड इज मीन्ड एज डिफरेंस डेविएशन इन बिटवीन टोटल टू डिफरेंट कॉस्ट, जो कि स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट होती है, ठीक है। तो वेरिएंस क्या होता है? अगर स्टैंडर्ड कॉस्ट में बात करें तो वेरिएंस क्या होता है? वेरिएंस होता है डिफरेंस या डेविएशन बिटवीन दो डिफरेंट कॉस्ट। जो कौन सा है? एक स्टैंडर्ड कॉस्ट है, एक एक्चुअल कॉस्ट है, ठीक है। तो वेरिएंस ऑफ स्पेसिफिक एलिमेंट ऑफ कॉस्ट शुड बी पीरियडिकली चेक्ड। इसको हमें पीरियडिकली चेक करते रहना चाहिए कि वेरिएंस जो है वो, ताकि हमें पता रहे कि क्या डिफरेंसेस आ रहा है या नहीं आ रहा है।
ठीक है, तो वेरिएंस को दो कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जा सकता है, एक फेवरेबल वेरिएंस और एक अनफेवरेबल वेरिएंस। ठीक है, फेवरेबल वेरिएंस मतलब जहां पे जो सही है, ठीक है, जो मतलब सही है उसको फेवरेबल वेरिएंस बोला जाएगा। जो सही नहीं है, जो सिचुएशन जो है हमें एडवर्सली अफेक्ट कर रही है, वो अनफेवरेबल हो जाएगा। जैसे सपोज करो कि हमें मटेरियल का स्टैंडर्ड हमने सेट किया हुआ है, स्टैंडर्ड मटेरियल के तुम्हें 100 रुपए का ही मटेरियल लगना चाहिए। कितने का लगना चाहिए? 100 रुपए का ही लगना चाहिए। लेकिन जबकि मटेरियल एक्चुअल में मटेरियल जो कंज्यूम हो रहा है वो 150 रुपए का हो रहा है। ठीक है, कितने का हो रहा है? 150 रुपए का। तो 100 रुपए होने चाहिए थे लेकिन हो रहे हैं 150 रुपए। तो हम एक्स्ट्रा खर्चा कर रहे हैं, जो कि हमारा गलत है, क्योंकि हमें करना था 100 रुपए का लिमिट था कि हमने 100 रुपए स्टैंडर्ड बनाया था कि 100 रुपए ही खर्चा होने चाहिए, कर रहे हैं 150 रुपए। तो अभी अनफेवरेबल हो जाएगा। ठीक है, तो वेरिएंस कितना आया दोनों में? फर्क कितना आया? 50। तो जो फर्क आया डिफरेंस, वही जो है वेरिएंस कहलाएगा। और अब ये वेरिएंस जो है नेगेटिव में है। ठीक है, क्या है? नेगेटिव में है, यानी कि नुकसान हो रहा है हमें ये, तो इसको अनफेवरेबल कहेंगे। क्या कहेंगे? अनफेवरेबल वेरिएंस कहेंगे। अगर हमारा स्टैंडर्ड 100 रुपए होता लेकिन एक्चुअल में जो मटेरियल कंज्यूम हो रहा है, एक्चुअल मटेरियल जो कंज्यूम हो रहा है वो हमारा हो रहा है 80 रुपीज का, तो यहाँ पे हम जो है क्या है? फायदे में है 20 रुपीज का। ठीक है, तो 20 रुपीज, तो ये फेवरेबल वेरिएंस है। तो वेरिएंस है, तो डिफरेंस ही, ये भी दोनों में डिफरेंस है, लेकिन ये कैसा है? ये फेवरेबल वेरिएंस है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें जो एडवर्स इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे फेवरेबल इम्पैक्ट पड़ रहा है। प्रॉफिट इससे बढ़ेगा, इससे प्रॉफिट हमारा कम नहीं होगा। तो जो जिस वेरिएंस से प्रॉफिट पे एडवर्स इफेक्ट पड़े तो वो अनफेवरेबल वेरिएंस होता है या एडवर्स वेरिएंस होता है। और जिससे हमारा फेवरेबल इफेक्ट पड़े यानी प्रॉफिट बढ़े तो उसको फेवरेबल वेरिएंस बोलते हैं। तो जब स्टैंडर्ड कॉस्ट हमारा एक्चुअल कॉस्ट से ज्यादा हो, यानी कि एक्चुअल कॉस्ट कम हो स्टैंडर्ड से, तो वो हमारा फेवरेबल वेरिएंस होता है। जब एक्चुअल कॉस्ट ज्यादा हो जाए स्टैंडर्ड कॉस्ट से, तो वो हमारा अनफेवरेबल वेरिएंस होता है। ठीक है, तो अब वेरिएंस जो है हमारे कुछ कंट्रोलेबल वेरिएंस होते हैं और कुछ अनकंट्रोलेबल वेरिएंस होते हैं। तो कंट्रोलेबल वेरिएंस वो होते हैं जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, और अनकंट्रोलेबल वो होते हैं जो जिनको हम अवॉइड कर ही नहीं सकते। ठीक है, वो होगा ही होगा। तो डिफरेंस इन बिटवीन स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड एक्चुअल कॉस्ट जो कि कंट्रोल हो सकता है, तो वो कंट्रोलेबल हो जाते हैं। और जो कंट्रोल नहीं हो सकता, कैन नॉट बी कंट्रोल्ड, वो जैसे प्राइस इंक्रीज हमारे हाथ में नहीं है। ठीक है, अगर हम बना रहे हैं, जैसे फर्नीचर बना रहे हैं, फर्नीचर में लकड़ी की कीमतें बढ़ रही हैं, तो प्राइसेस जो है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो अनकंट्रोलेबल वेरिएंस है। ठीक है, दूसरा, ये मटेरियल कंज्यूम की लगना था उसमें 1 लाख रुपए की लकड़ी, मतलब क्वांटिटी वाइज लगनी थी उसमें 1 कुंटल लकड़ी, लेकिन लगा रहे हैं हम 1.2 कुंटल, तो उसमें भी वो क्या है? वो कंट्रोलेबल है। वो क्या है? क्योंकि हम जो है वो इनफेक्टिवनेस की वजह से ज्यादा लकड़ी लग रही है, वेस्टेज की वजह से लग रही है, तो उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं वेस्टेज को कम करके, तो वो क्या है? कंट्रोलेबल वेरिएंस है। ठीक है, तो अब कंट्रोलेबल में क्या क्या आ सकता है? जैसे डिफेक्टिव सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल कंट्रोलेबल है कि भाई चेक करके लेके आओ, तो डिफेक्टिव सप्लाई नहीं होगा, उसको कंट्रोल किया जा सकता है। रॉन्ग असरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट, कि हमने कॉस्ट को ही गलत असरटेन किया हुआ है, कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जो है वही हमने गलत बनाया हुआ है कि उतने में तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये परचेज डिपार्टमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ये अकाउंट डिपार्टमेंट की, कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। इंक्रीज डिमांड हो जाए या डिक्रीज सप्लाई हो जाए, दोनों केसेस में जब प्राइसेस जो है इंक्रीज होते हैं, तो हम नो वन इज स्पेसिफिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्राइस इंक्रीज, तो इसको हम कंट्रोल कर ही नहीं सकते। तो 2 तरह के वेरिएंस हो गए, कंट्रोलेबल हो गया, एक अनकंट्रोलेबल हो गया। अब क्लासिफिकेशन ऑफ वेरिएंस, कॉस्ट वेरिएंस जो है वो 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जा सकता है। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, लेबर कॉस्ट वेरिएंस, ओवरहेड वेरिएंस, और रेवेन्यू वेरिएंस में सेल्स वेरिएंस आता है। ठीक है, तो हमें सिर्फ कॉस्ट वेरिएंस ही पढ़ना है, वो भी मटेरियल और लेबर वाला। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट चीजें अब शुरू होती हैं हमारी। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, पहले आ जाओ।
तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस सिर्फ हमारा मटेरियल कॉस्ट को ही देखा जाता है, वो भी डायरेक्ट कॉस्ट को लिया जाता है, मटेरियल के डायरेक्ट कॉस्ट को। ठीक है, तो इसका हम न्यूमेरिकल करते हुए चलेंगे, ज्यादा थ्योरेटिकल में नहीं जाएंगे। तो मटेरियल कॉस्ट, अब कॉस्ट जो भी है किसी भी मटेरियल की, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, कॉस्ट की बात हो रही है। तो कॉस्ट कैसे निकाली जाती है कि सपोज करो हम 1 किलो शुगर लेकर आए हैं, 1 kg शुगर लेके आए हैं, तो उसकी कॉस्ट क्या होगी, 1 kg इंटू उसका प्राइस इंटू 45, तो उसकी कॉस्ट होगी 45 रुपीज। ठीक है, अगर हम 10 kg शुगर लेके आए हैं तो 10 इंटू 45 करेंगे, ठीक है, तो उसका हो गया 450। अगर हम 10 kg लेके आए 50 रुपीज वाली प्राइस वाली, तो उसका प्राइस हो गया, उसका कॉस्ट हो गया 500 रुपीज। ठीक है, तो कॉस्ट हम कैसे निकालते हैं, क्वांटिटी इंटू उसका प्राइस। ठीक है, क्वांटिटी इंटू उसका प्राइस, तो ये हो गया हमारा कॉस्ट। तो मटेरियल कॉस्ट कैसे निकलता है, कॉस्ट इज इक्वल टू होता है, कॉस्ट इज इक्वल टू होता है क्वांटिटी इंटू प्राइस। अब जब हम स्टैंडर्ड कॉस्ट की बात कर रहे हैं, जब हम स्टैंडर्ड कॉस्ट की बात कर रहे हैं, तो हमारी जो स्टैंडर्ड कॉस्ट होती है वो क्या होती है, जो हमने स्टैंडर्ड कॉस्ट अज्यूम किया हुआ है, जो हमने स्टैंडर्ड कॉस्ट अज्यूम किया हुआ है, उसको जब हम, जो उसका हमारा स्टैंडर्ड प्राइस है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमारा स्टैंडर्ड कॉस्ट कहलाएगा। वो हमारा क्या कहलाएगा, स्टैंडर्ड कॉस्ट कहलाएगा। ठीक है, तो स्टैंडर्ड कॉस्ट पहले हमने देखा, कॉस्ट इज इक्वल टू होता है क्वांटिटी इंटू प्राइस। और जब हम स्टैंडर्ड कॉस्ट की बात करें तो स्टैंडर्ड कॉस्ट इज इक्वल टू हो जाएगा स्टैंडर्ड क्वांटिटी, जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी सेट है, इनटू जो हमने स्टैंडर्ड प्राइस सेट किया हुआ है, तो वो हमारा कहलाएगा स्टैंडर्ड कॉस्ट। और जब हम एक्चुअल कॉस्ट की बात करें, एक्चुअल कॉस्ट की बात करें तो वो होगा जो हमारा एक्चुअल में क्वांटिटी कंज्यूम हुआ है इनटू जो एक्चुअल प्राइस पे जिस पे हमने उसको परचेज किया था। तो ये आ गया हमारा स्टैंडर्ड कॉस्ट, ये आ गया हमारा एक्चुअल कॉस्ट। अब स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट हमने जान लिया, अब हमारा वेरिएंस क्या होता है, वेरिएंस क्या होता है, वेरिएंस होता है स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट में जो डिफरेंस आया है वो हमारा वेरिएंस होता है। ठीक है, वेरिएंस होता है स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा जो मटेरियल वेरिएंस की बात कर रहे हैं, मटेरियल वेरिएंस की बात कर रहे हैं, तो मटेरियल वेरिएंस क्या होगा, मटेरियल वेरिएंस होगा स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल। ठीक है, तो मटेरियल की, मटेरियल स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस मटेरियल की एक्चुअल कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मटेरियल। ठीक है, और हमारा स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ है। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होता है, स्टैंडर्ड कॉस्ट होता है इज इक्वल टू स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, और एक्चुअल कॉस्ट को इसमें से माइनस करना है। एक्चुअल कॉस्ट क्या होता है, एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस। तो ये हो गया हमारा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। ठीक है, तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू, शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू SQ into SP. What is SQ into SP? SQ into SP is the standard cost of material and actual cost, actual quantity into actual price. तो ये हो गया हमारा actual cost of the material। तो जब दोनों का डिफरेंस होगा तो वो हमारा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कहलाएगा। अगर ये नेगेटिव में आता है तो हमारा वो अनफेवरेबल होगा, और अगर वो पॉजिटिव में आता है तो फेवरेबल होगा। ठीक है, तो अब इसके क्लियर है ये चीज, कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। क्लियर है भाई, आवाज आ रही है? यस सर, क्लियर है सर। ठीक है, आवाज आ रही है मेरी, सही आ रही है, कम तो नहीं आ रही आवाज? नहीं सर, आवाज आ रही है सर।
ठीक है, तो अब इसमें जो कॉस्ट में हमारे दो कंपोनेंट हैं मटेरियल कॉस्ट में, वो दो कंपोनेंट क्या हमने लिए थे, वो दो कंपोनेंट हमने लिए थे, एक उसका क्वांटिटी और एक उसका प्राइस। अब अगर ये अनफेवरेबल आ रहा है, अगर ये अनफेवरेबल आ रहा है, तो अब हमें ये भी चेक करने की जरूरत है। जब हमें पता चल गया कि ये अनफेवरेबल आ रहा है, चलो ठीक है अनफेवरेबल आ रहा है तो इसको कंट्रोल करो। अब कंट्रोल किसे करना है कि सपोज करो हम जो है प्राइस की वजह से वेरिएंस आ रहा था, लेकिन हम उसकी क्वांटिटी कम करने में लग गए। उसके प्राइस की वजह से वेरिएंस आ रहा था, लेकिन हमने क्या कर दिया, उसकी क्वांटिटी रिड्यूस कर दी। जब हम क्वांटिटी रिड्यूस कर देते हैं तो हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी बेकार हो जाती है। जैसे सपोज करो कि हम जो है मिल्क जो है हम चाय बना रहे हैं और मिल्क के प्राइस की वजह से वेरिएंस आ रहा है, लेकिन हम उसको पता नहीं हमें प्राइस की वजह से आ रहा है, हमें लग रहा है कि हम उसमें दूध ज्यादा डाल रहे हैं, इस वजह से हमें जो है कॉस्ट ज्यादा पड़ रही है। तो हम उसमें क्या है दूध की क्वांटिटी कम कर दें, अगर या उसमें हम चाय की पत्ती की क्वांटिटी कम कर दें, तो हो सकता है उससे क्या होगी, क्वालिटी जो है वो बेकार हो जाएगी, क्वालिटी उसकी बेकार हो जाएगी। जब क्वालिटी बेकार हो जाएगी तो उससे हमें फायदा होने की बजाय उल्टा नुकसान हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो हमारे कस्टमर से चले जाएंगे। तो या फिर दूसरी चीज ये हो सकती है कि वो आ रहा है वेरिएंस आ रहा है क्वांटिटी की वजह से, हम क्वांटिटी ज्यादा डाल रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, प्राइस जो है प्राइस हम सोचेंगे चलो लोअर प्राइस वाली चीज ले आओ। अगर लोअर वाली प्राइस वाली चीज लाते रहेंगे लेकिन फिर भी जो है हमारा कंट्रोल में नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है प्राइस उतना ज्यादा मैटर ना करे, लेकिन क्वांटिटी जो है उसकी क्वालिटी जो है उसकी कम प्राइस की कम प्राइस वाले की क्वालिटी भी कम होगी, तो उसकी वजह से जो है उल्टा हमारा उससे एडवर्स इम्पैक्ट पड़ने लगेगा। तो पहले ये जानना जरूरी होता है कि अगर मटेरियल वेरिएंस आ रहा है तो वो किसकी वजह से आ रहा है, क्वांटिटी की वजह से आ रहा है या उसके प्राइस की वजह से आ रहा है। ठीक है, तो इसके बाद जब हम ये निकाल लेते हैं मटेरियल वेरिएंस, कौन सा वाला मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस जब निकाल लेते हैं, तो उसमें हमें फिर ये भी चेक करना पड़ता है कि वो किसकी वजह से आ रहा है, क्वांटिटी की वजह से है या उसके प्राइस की वजह से है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं, अगर प्राइस वाले को चेक करते हैं तो उसको बोलते हैं मटेरियल प्राइस वेरिएंस। क्या बोलते हैं, मटेरियल प्राइस वेरिएंस। तो जब हम मटेरियल प्राइस चेक करेंगे तो सिर्फ हम प्राइस का वेरिएंस निकालेंगे। ठीक है, तो वेरिएंस इन प्राइस, वेरिएंस इन प्राइस हम निकालेंगे तो स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस कर देंगे, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। लेकिन ये सिर्फ उसका प्राइस आएगा सिर्फ एक यूनिट का, लेकिन हमें निकालना है टोटल में। ठीक है, हमें निकालना है टोटल में, तो इसलिए हमें उसको जो है क्या करना पड़ेगा, उसकी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक्चुअल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस जब हम उसको उसके मटेरियल से मल्टीप्लाई, मटेरियल की क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे उसके प्राइस को, प्राइस के वेरिएंस को, ठीक है, तो वो हमारा मटेरियल प्राइस वेरिएंस कहलाएगा, मटेरियल प्राइस वेरिएंस कहलाएगा। इज इक्वल टू, जब हम क्या करेंगे, पहले हमें निकालना होगा वेरिएंस बिटवीन स्टैंडर्ड प्राइस और एक्चुअल प्राइस, और उसको उसके एक्चुअल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमारा निकल जाएगा मटेरियल प्राइस वेरिएंस। इसके बाद क्लियर है ये चीज, तो मेन चीज हमें प्राइस वेरिएंस निकालना था, तो इसलिए हमने प्राइस के दोनों लिए, स्टैंडर्ड प्राइस और एक्चुअल प्राइस। ठीक है, सेकंड वन है हमारा मटेरियल का क्वांटिटी का वेरिएंस। क्या कौन सा वेरिएंस, कि क्वांटिटी की वजह से वेरिएंस तो नहीं आ रहा है, तो उसमें हम स्टैंडर्ड क्वांटिटी को माइनस करेंगे एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम से। ठीक है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी में से एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम को माइनस करेंगे तो हमें वो क्वांटिटी का वेरिएंस आ जाएगा, लेकिन अभी ये कॉस्ट नहीं है, तो कॉस्ट में बनाने के लिए इसको इसके स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारा इसको बोलेंगे मटेरियल यूजेज वेरिएंस। ठीक है, मटेरियल यूजेज वेरिएंस हो जाएगा हमारा इज इक्वल टू, इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं मटेरियल यूजेज वेरिएंस, MUV, इज इक्वल टू होता है हमारा स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। ठीक है, तो अब ये दोनों आ गए। अब इसको जो है हमारा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू आता है, बाद में हम इसको चेक कर सकते हैं, मटेरियल प्राइस वेरिएंस प्लस मटेरियल यूजेज वेरिएंस। अगर दोनों को हम प्लस कर दें तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के बराबर आना चाहिए।
ठीक है, अगर नहीं आता तो उसमें हमारी कहीं पे प्रॉब्लम है कैलकुलेशन में। ठीक है, तो ये 3 फॉर्मूले हैं हमारे। ठीक है, अगर इन 3 फॉर्मूलों को हम एक साथ लिखें तो सबसे पहला फॉर्मूला था मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू द स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस। ठीक है, दूसरा वाला था मटेरियल प्राइस वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। थर्ड है मटेरियल यूजेज वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। ठीक है, यहाँ पर हमने स्टैंडर्ड एक्चुअल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई करना है। ये चीज हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी क्योंकि गलती से दोनों को एक्चुअल या दोनों को स्टैंडर्ड नहीं रखना। ठीक है, क्वांटिटी को एक्चुअल में रखना है, प्राइस को स्टैंडर्ड में रखना है। मटेरियल यूजेज वेरिएंस निकालते टाइम पर प्राइस स्टैंडर्ड रहेगा, मटेरियल प्राइस वेरिएंस निकालते वक्त क्वांटिटी एक्चुअल में रहेगी। प्राइस वेरिएंस निकालना है तो सिर्फ प्राइस में डिफरेंस निकाला जाएगा, यूजेज वेरिएंस निकालना है तो सिर्फ क्वांटिटी में निकाला जाएगा। जब ओवरऑल कॉस्ट का वेरिएंस निकाल रहे हैं तो टोटल कंप्लीट कॉस्ट स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट को किया जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद और भी कुछ है, मटेरियल मिक्स वेरिएंस है। मटेरियल मिक्स वेरिएंस के बाद हमारा दूसरा भी है तो वो भी देख लेते हैं। इसका एक क्वेश्चन भी हम कर सकते हैं अगर हम टाइम है, कितना टाइम है, तो मटेरियल यूजेज वेरिएंस और क्वांटिटी वेरिएंस भी कहते हैं इसको। ठीक है, ये पीडीएफ में सब है, क्वेश्चंस भी हैं, आप लोग करके देख लीजिएगा। अगला है मटेरियल मिक्स वेरिएंस। मिक्स वेरिएंस कब आता है? मिक्स वेरिएंस कब आता है? जब हम मटेरियल जो है 2 या 2 से ज्यादा टाइप का मटेरियल यूज करते हैं प्रोडक्शन में। ठीक है, तो उसको हम मटेरियल मिक्स वेरिएंस बोलते हैं। जैसे सपोज करो हमें चेयर बनानी है तो चेयर में आयरन भी लग रहा है और प्लास्टिक भी लग रहा है। ठीक है, तो 2 टाइप का मटेरियल इसमें लग रहा है। तो अब मटेरियल वेरिएंस तो आ रहा है, लेकिन कौन से मटेरियल की वजह से आ रहा है? क्या पता वो मटेरियल मिक्स की वजह से आ रहा है, क्वांटिटी की वजह से नहीं, क्या पता वो मिक्स की वजह से आ रहा है। सपोज करो कि हम आयरन ज्यादा लगा रहे हैं या हम प्लास्टिक ज्यादा लगा रहे हैं। ठीक है, तो एक प्रीसेट प्रोपोर्शन होता है, स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन होता है जिसमें हमें वो रखना होता है। तो कभी कभी वेरिएंस जो है वो प्रोपोर्शन को चेंज करने की वजह से भी आता है। ठीक है, जैसे कि हमें जो है चाय बनानी है, टी बनानी है। ठीक है, टी में क्या डलता है? पानी डलता है, वाटर डलता है और मिल्क डलता है। कभी कभी कॉस्ट जो है ज्यादा डाल रहे हो, पानी कम डाल रहे हो। ठीक है, हमने एक स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है कि दोनों 1:1 में रहेंगे। ठीक है, अगर हमने इसमें क्या कर दिया, मिल्क को 1.5 कर दिया और उसको 1 रखा, प्रोपोर्शन चेंज कर दिया, तो उसकी वजह से भी हमारा कॉस्ट पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। क्योंकि कोई मटेरियल जो होता है वो महंगा होता है, कोई मटेरियल सस्ता होता है। अगर हमने महंगा वाला मटेरियल ज्यादा बढ़ा दिया तो उसकी वजह से भी हमारी कॉस्ट जो है वो बढ़ सकती है। तो हमें ये भी चेक करना पड़ेगा कि वेरिएंस हमारा मिक्स चेंज करने से तो नहीं है। ठीक है, तो अब सपोज करो इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल और एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल। मटेरियल ए की जो है वो लगनी है 70 टन्स, मटेरियल बी की लगनी है 30 टन्स। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में इसकी लगी 60 टन्स और मटेरियल बी की लगी 40 टन्स। ठीक है, तो रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ता है। रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी को कैलकुलेट करने की जरूरत क्यों है? क्योंकि यहाँ पे दोनों को कंबाइन करके 100 आ रहा है, यहाँ पे भी दोनों को 100 आ रहा है। तो हमें इसका कि ये जो एक्चुअल में जो 100 बना है उसके लिए स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग कितना चाहिए। कि सपोज करो यहाँ पे हमारा ये 60 टन्स नहीं, यहाँ पर 60 टन्स नहीं, यहाँ पर आता ज्यादा आता। ठीक है, दोनों को ऐड करके ये आता सपोज करो 80 टन्स। ठीक है, ये आता 80 टन्स और ये आता 55 टन्स। तो इसका टोटल होता कितना? 5। ठीक है, तो टोटल प्रोडक्शन होता 135 टन्स का। लेकिन हमारा यहाँ पे स्टैंडर्ड जो दिया हुआ वो 100 टन्स के लिए दिया हुआ है रेशियो। तो हमें क्या करना होता कि इस रेशियो के अकॉर्डिंग हमें इसमें कितना स्टैंडर्ड चाहिए, इसको डिवाइड करते, जो इसका टोटल है इसको डिवाइड करते इसके रेशियो में यहाँ पर।
तो वो हमारा होता है रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी। तो यहाँ पर हमें क्या करना होता है, एक रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी को कैलकुलेट करना होता है। उसमें क्या करते हैं, जो एक्चुअल की टोटल क्वांटिटी है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है जो स्टैंडर्ड वाला प्रोपोर्शन होता है उसमें। ठीक है, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड वाला प्रोपोर्शन क्या है, मटेरियल ए का 70/100 और मटेरियल बी का 30/100। ठीक है, तो ये तो पहले तो इसका प्रोपोर्शन देखा जाता है, क्या है प्रोपोर्शन, फिर उस प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग इसके टोटल को डिवाइड कर दिया जाता है। तो इसका टोटल क्या है 135 और उसका प्रोपोर्शन क्या है मटेरियल ए का 70/100, तो ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर सेकंड मटेरियल का इसका जो है टोटल कितना है 135 और उसका प्रोपोर्शन क्या था स्टैंडर्ड में 30/100। तो ये प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग, स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग एक्चुअल के टोटल को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, उसी को बोलते हैं रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी। तो यहाँ पर जो ये गिवन क्वेश्चन है, गिवन प्रॉब्लम है, इसमें तो प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि दोनों ही सिमिलर है, दोनों ही सिमिलर है। टोटल रिवाइज्ड उसका स्टैंडर्ड क्वांटिटी का भी टोटल 100 है, ठीक है, और एक्चुअल का भी 100 है। तो यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है, कैलकुलेट करके वापस से वही 70 आ जाएगा। ठीक है, वही चीज आएगी जो हमारा स्टैंडर्ड में दिया हुआ था, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसमें कैलकुलेट भी करके दिखाया हुआ है, एक्चुअल मटेरियल is equal to standard quantity of material A by B, A and B into total quantity divided by total quantity of standard material। ठीक है, ये डिवाइड करनी और यहाँ पर रह गया है। ठीक है, तो 70/100, तो ये तो हो गया उसका प्रोपोर्शन इनटू एक्चुअल टोटल क्वांटिटी, तो वापस से 70 ही आ गया। यहाँ पर 30/100 ये प्रोपोर्शन है स्टैंडर्ड का और इनटू 100 ये आ गया। ठीक है, तो इसमें इसको ऐसे रखा जाता है, फिर इनटू 2 डिवाइड बाय, ये डिवाइड इसमें है और इनटू टोटल क्वांटिटी कौन सा वाला, ये एक्चुअल वाला है। ठीक है, एक्चुअल वाला टोटल क्वांटिटी। तो रिवाइज्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल यहाँ पे 70 और 30 आ गया है। अब इसके बाद क्या किया जाता है, इसके बाद इसमें इन्होंने फिर दोबारा से एक और एग्जांपल लिया है कि जब इन्होंने क्या है जो एक्चुअल क्वांटिटी है वो 90 और 60 कर दिया है, एक्चुअल क्वांटिटी 90 और 60 कर दिया है, तो टोटल इसका आया है 150। अब 150 के अकॉर्डिंग इन्होंने डिवाइड किया है 150 इंटू उसका प्रोपोर्शन 70/100। ठीक है, और 1 इसका दोनों जीरो गए, तो 150 आया, तो यहाँ पे देखो 150 105 आएगा, 105। ठीक है, तो इन्होंने इस क्वेश्चन ही चेंज कर दिया पूरा, स्टैंडर्ड क्वांटिटी अलग ले लिया 60 40, स्टैंडर्ड क्वांटिटी 60 और 40, इसको ऐसे रखेंगे ए और बी, टोटल किया इसका 100 और एक्चुअल क्वांटिटी इन्होंने लिया है 90 और 60, 90 और 60, इसका टोटल आया 150। फिर रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी कैलकुलेट किया जाता है। रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी कैलकुलेट करने के लिए इसका जो है ये वाला 150 ये यहाँ आ जाता है, 150 इंटू इसका प्रोपोर्शन 60/100, 60/100, फिर इसमें दोबारा से 150, तो इसका बी का निकालना है तो बी का प्रोपोर्शन 40/100, 40/100, तो इसको कैलकुलेट कर दिया जाएगा। तो इसका क्या आ जाएगा 1 0 से 0 0 से 0, तो 90 आ जाएगा, तो ये 90 आ गया। फिर इसका 40/100 ये 60 आ गया। ठीक है, तो रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालना इसमें जरूरी होता है, और ये जरूरी कब होता है, जब टोटल क्वांटिटी जो है एक्चुअल की और स्टैंडर्ड की डिफरेंट हो। अगर सिमिलर है तो जरूरत नहीं होती, लेकिन अगर डिफरेंट है तब इसकी जरूरत होती है कि हम उसको रिवाइज क्वांटिटी को रिवाइज करें अकॉर्डिंग टू द टोटल आउटपुट ऑफ एक्चुअल आउटपुट। ठीक है, तो ये कैलकुलेट करने के बाद अब इसको रिवाइज्ड स्टैंडर्ड मिक्स निकाला जाता है मटेरियल ए का, इसको मल्टीप्लाई करके मटेरियल मिक्स वेरिएंस कैलकुलेट किया जाएगा। मटेरियल मिक्स वेरिएंस इज इक्वल टू में डिफरेंस इनटू प्राइस, दोनों का मटेरियल का, उसके प्राइस से जो वेरिएंस आया है, डिफरेंस आया है मटेरियल में दोनों के, उसको
मल्टीप्लाई कर दिया जाता है उसके प्राइस से, ठीक है। जो हमारा फॉर्मूला था कौन सा वाला, फॉर्मूला था हमारा मटेरियल यूजेज वेरिएंस का, वही यूज किया जाएगा। दोनों के रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। उसमें हम करते थे, क्या करते थे, स्टैंडर्ड क्वांटिटी लिया जाता था। क्या लिया जाता था? स्टैंडर्ड क्वांटिटी, जब हम मटेरियल यूजेज वेरिएंस निकालते थे। लेकिन यहाँ पर जब हम मिक्स वेरिएंस निकाल रहे हैं तो हम रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी में से माइनस करेंगे एक्चुअल क्वांटिटी को, ठीक है। तो जो हमारा मटेरियल यूजेज वेरिएंस था, जो मैंने दिखाया था, बताया था पहले, वो था स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। तो यहाँ पर ये चेंज होकर के स्टैंडर्ड क्वांटिटी से क्या बन जाएगा, रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी, ठीक है। उसमें से माइनस करेंगे एक्चुअल क्वांटिटी इनटू इसका स्टैंडर्ड प्राइस, तो वो मटेरियल मिक्स वेरिएंस कहलाएगा। इसमें करना क्या होगा कि दोनों यूनिट का, जितने भी हमारा यूनिट है, उन सब यूनिट्स का, टाइप्स ऑफ कैटेगरीज ऑफ मटेरियल का, सबका निकालेंगे और उसको फिर ऐड कर देंगे, सपोज करो यहाँ पर अगर हमारा एक क्वेश्चन अज्यूम कर लेते हैं कि वही वाला 60 और 40 है, और यहाँ पर 90 और 60 है, ये 100 हो रहा है, ये 150 हो रहा है, ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी है और ये एक्चुअल क्वांटिटी है। हमने इससे रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी कैलकुलेट की है, तो इसका रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी आया था 90, इसका रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी आया था, चेक कर लेते हैं एक बार, 90 और 60, ठीक है, 90 और 60 आया था, 90 और 60। तो इसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा, ये 150 हो जाएगा, उसी प्रोपोर्शन में था, ठीक है। तो वो 0 आ जाएगा, ठीक है, डिफरेंस। अच्छा, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी दोनों सेम है, तो 0 0 आएगा, तो इसमें तो आएगा ही नहीं हमारा। तो इसलिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन इन्होंने लिया है ये वाला, ठीक है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी इतना है, एक्चुअल क्वांटिटी इतना है, ठीक है। तो इसको ले लेते हैं क्वेश्चन को उधर। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है 200 और 100, स्टैंडर्ड क्वांटिटी है 200 और 100, एक्चुअल क्वांटिटी है 160 140, एक्चुअल क्वांटिटी है 160 और 140, इसका टोटल भी 300 है, इसका टोटल भी 300 है। तो मैंने कहा था कि जब दोनों टोटल बराबर होते हैं तो रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालने की जरूरत नहीं होती, तो जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है वही हमारा आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालने के लिए हम लेते हैं इसका टोटल 300 इनटू प्रोपोर्शन 200/300, तो इससे ये कैंसिल होकर के वापस से 200 आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर भी 300 मल्टीप्लाई बाय इसका प्रोपोर्शन 100/300, ये भी कैंसिल होकर वापस से 100 आ जाएगा। तो जब टोटल जो है स्टैंडर्ड क्वांटिटी का एक्चुअल क्वांटिटी का सिमिलर होता है तो उसमें कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं होती, जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है वही हमारा रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी में आ जाता है, 200 और 100। फिर अब इसका फॉर्मूला जो है दोनों का हम निकालेंगे वेरिएंस, मटेरियल प्राइस, मटेरियल मिक्स वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे दोनों का। तो इसमें क्या करते हैं, डिफरेंस निकालते हैं स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी के बीच में, और उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं उसके स्टैंडर्ड प्राइस से। तो फॉर्मूला हो जाता है RSQ माइनस AQ एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, ठीक है। तो इसका स्टैंडर्ड प्राइस कितना दिया हुआ है, स्टैंडर्ड प्राइस इसका 12 दिया है, इसका 10 दिया है, ठीक है। स्टैंडर्ड प्राइस इसका 12 दिया है, इसका 10 दिया है, तो इसका हमारा डिफरेंस आएगा 200 माइनस 160 इंटू 12, और इसमें आएगा, इसको कैलकुलेट कर देंगे तो 40 इंटू 12 450, ठीक है। इसमें क्या आएगा, इसमें 100 माइनस 140 इंटू 10, तो इसका आएगा 40 माइनस 40 और इंटू 10 माइनस का 400, ठीक है। तो इसमें इनवर्स वो आया है अनफेवरेबल, इसमें आएगा फेवरेबल। तो जब हम दोनों को करेंगे प्लस करेंगे तो 450 माइनस 400 हो जाएगा, तो ये 80 फेवरेबल में आएगा, ये प्लस में आएगा, तो
तो ये फेवरेबल का आ गया हमारा। तो ये फेवरेबल आया था, ये अनफेवरेबल आया था, दोनों को जब हमने ऐड किया तो ये 80 आया फेवरेबल का। तो मटेरियल मिक्स वेरिएंस हमारा फेवरेबल में है 80, ठीक है। तो ये इस तरह से इसको कैलकुलेट किया जाएगा मटेरियल मिक्स वेरिएंस को, ठीक है। तो अब इन्होंने भी देखो 20, ये दूसरा क्वेश्चन इन्होंने लिया है यहाँ पर, वो सेम क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन को यहाँ पे चेंज करके किया है। तो फॉर्मूला ये वाला यूज होगा मटेरियल मिक्स वेरिएंस का। अब मटेरियल सब यूजेज वेरिएंस, मटेरियल सब यूजेज वेरिएंस। सब यूजेज वेरिएंस क्या है? This is the variance in between standard quantity and revised standard quantity, ठीक है। यानी कि हमने स्टैंडर्ड क्वांटिटी में ही क्या चेंज आ गया है, उसको सब यूजेज वेरिएंस कहते हैं। तो अब हमारे 3 क्वांटिटी थी, एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी थी, एक एक्चुअल क्वांटिटी थी, उसके बीच में हमने एक क्वांटिटी निकाल दी रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। जब हमने इन दोनों के बीच में वेरिएंस निकाला है तो उसको मटेरियल मिक्स वेरिएंस कहा जाएगा। और फिर जब हम इन दोनों के बीच में वेरिएंस निकालेंगे तो उसको मटेरियल सब यूजेज वेरिएंस कहा जाएगा, ठीक है। मटेरियल सब यूजेज वेरिएंस, ठीक है। तो एक मटेरियल मिक्स वेरिएंस हो गया हमारा इसके बीच में, और अब एक इसके बीच में निकाला जाएगा। तो जब हमने इसके बीच में निकाला तो RSQ माइनस AQ किया था, जब इन दोनों के बीच में किया जाएगा तो SQ माइनस RSQ किया जाएगा और उसको मल्टीप्लाई किया जाएगा स्टैंडर्ड प्राइस से। तो मटेरियल सब यूजेज वेरिएंस वो हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो सब यूजेज वेरिएंस निकालने के लिए स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है, तो वही स्टैंडर्ड प्राइस है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी हो जाएगा, ठीक है। तो फॉर्मूला है बस, अमाउंट सारे फिगर्स तुम लोग का वही गिवन रहेगा। रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालने का मेथड भी सेम वही रहेगा। यहाँ पे 100 यूनिट था, यहाँ पर 120 यूनिट है, टोटल में डिफरेंस है। तो रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी कैलकुलेट की जाएगी। कैसे की जाएगी? इसका 120 टोटल, एक्चुअल का टोटल इनटू इसका प्रोपोर्शन, ये 60/100 और बी का 120 इनटू इसका 40/100, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा मटेरियल की रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट कर देंगे तो ये आ जाएगा 72 kg, ये आ जाएगा 48 kg। तो जब हमारा पता चल जाएगा रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, तो हम स्टैंडर्ड क्वांटिटी और रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी के बीच में डिफरेंस निकाल करके उसके स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो मटेरियल सब यूजेज वेरिएंस आ जाएगा, ठीक है। तो स्टैंडर्ड प्राइस, ये डिवाइड नहीं है, मतलब इसको बोला जाए और, या तो कॉस्ट पर यूनिट कहो या स्टैंडर्ड प्राइस कहो, तो एक ही रखो यहाँ पर, स्टैंडर्ड प्राइस रखो। स्टैंडर्ड प्राइस इनटू स्टैंडर्ड प्रोडक्शन फॉर एक्चुअल आउटपुट और रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, ठीक है। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी, इसकी जगह हम लिख सकते हैं स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी था 60, तो 60 आ गया, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी 72 आ गया, दोनों का डिफरेंस मल्टीप्लाई बाय उसके स्टैंडर्ड प्राइस जो कि 10 है, तो 120 एडवर्स आया, ठीक है। एडवर्स कब कहेंगे? जब ये माइनस में आएगा, ठीक है, क्योंकि रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी 60 थी, ये 72 है, तो एडवर्स आ जाएगा क्योंकि ज्यादा है स्टैंडर्ड क्वांटिटी, ठीक है। फिर दूसरा वाला भी ऐसे कैलकुलेट करेंगे, ये भी एडवर्स आया, दोनों एडवर्स थे, दोनों को ऐड करेंगे तो एडवर्स में मटेरियल सब यूजेज वेरिएंस और बढ़ जाएगा, ठीक है। तो अब हमने कितने कर लिए? हमने कर लिए एक मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कर लिया, मटेरियल प्राइस वेरिएंस कर लिया, मटेरियल यूजेज वेरिएंस कर लिया। फिर जब हमारे मटेरियल मिक्स होता है कि मतलब दो या दो से ज्यादा मटेरियल होते हैं, तो उसमें हमारा मटेरियल स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी के बीच में एक रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी और आ जाती है। तो जब हम एक्चुअल क्वांटिटी और रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी के बीच को कंपेयर करते हैं तो उसको हम मटेरियल मिक्स वेरिएंस बोलते हैं, और जब हम स्टैंडर्ड क्वांटिटी और रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी को कंपेयर करते हैं तो उसको हम बोलते हैं मटेरियल सब यूजेज वेरिएंस, ठीक है। और इनको हम स्टैंडर्ड प्राइस पर ही कैलकुलेट करेंगे, दोनों को स्टैंडर्ड प्राइस पर कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट डिफरेंस क्या है? मटेरियल मिक्स वेरिएंस में रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी को एक्चुअल क्वांटिटी से कंपेयर करा जाता है, और मटेरियल सब यूजेज वेरिएंस में स्टैंडर्ड क्वांटिटी को रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी से कंपेयर किया जाता है। डिफरेंस निकालने का
जो हमारा ऑर्डर रहता है वो यही रहता है, जब हम मटेरियल यूजेज वेरिएंस निकालते हैं तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी होता है, और जब हम मटेरियल मिक्स वेरिएंस निकालते हैं तो रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी होता है, ठीक है, और मल्टीप्लाई किया जाता है स्टैंडर्ड प्राइस से। तो ये 5 हो गए हमारे, 5 टाइप्स के मटेरियल वेरिएंसेस हो गए, ठीक है। अब लास्ट है मटेरियल यील्ड वेरिएंस। मटेरियल यील्ड वेरिएंस, यील्ड वेरिएंस यील्ड से रिलेटेड है, मतलब तुम्हारा आउटपुट कितना आया। इनपुट का तो अब तक हम इनपुट का निकाल रहे थे वेरिएंस कि स्टैंडर्ड इनपुट कितना है मटेरियल का और एक्चुअल इनपुट कितना है मटेरियल का। अब हम किसको देखेंगे, यील्ड को देखेंगे। यील्ड मतलब आउटपुट, ठीक है, हम किसको देखेंगे, आउटपुट को देखेंगे। तो स्टैंडर्ड रेट, तो अब इसमें क्या किया जाएगा, देखो क्वेश्चन ये है, एग्जाम्पल टोटल स्टैंडर्ड मिक्स दिया हुआ है और एक्चुअल मिक्स दिया हुआ है। तो क्वांटिटी 90 60 प्राइस 6 8, एक्चुअल क्वांटिटी 60 90 प्राइस 5 और 6, ठीक है। नॉर्मल लॉस इज अलाउड 10%, एक्चुअल आउटपुट जो हुआ है वो 130 यूनिट्स का हुआ, ठीक है। इसमें लगा करके एक्चुअल आउटपुट, नॉर्मल लॉस जो था वो 10% अलाउड था, ठीक है, और लेकिन एक्चुअल आउटपुट हुआ है 130 यूनिट्स का हुआ है, ठीक है। तो रिवाइज स्टैंडर्ड मिक्स निकाला जाएगा माइनस नॉर्मल लॉस करके। तो एक्सपेक्टेड लॉस जो माना गया था 10%, यानी कि 10% अलाउड था, इसमें से नॉर्मल लॉस तो स्टैंडर्ड में से माइनस करेंगे तो 15 माइनस होगा, तो 135 का आना चाहिए था आउटपुट, लेकिन एक्चुअल में आउटपुट कितना आया है, 130 का है। तो नेक्स्ट स्टेप होता है रेट पर प्राइस कैलकुलेट करना। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट अपॉन प्राइस ऑफ द मटेरियल मिक्स डिवाइड करके नेट स्टैंडर्ड मिक्स आउटपुट क्रॉस स्टैंडर्ड आउटपुट माइनस स्टैंडर्ड लॉस, इसको कैलकुलेट करने का तरीका जो है वो यहाँ पर है। मटेरियल यील्ड वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड प्राइस एक्चुअल यील्ड माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड यील्ड, ठीक है। तो अब हम इसमें क्या करते हैं, यील्ड के अकॉर्डिंग हम इसको क्या करते हैं, उसको यील्ड में कन्वर्ट कर देते हैं कि इतने यील्ड के लिए कितना हमें चाहिए होता है, ठीक है। तो जैसे इसमें कैलकुलेट किया हुआ है 90 kg इंटू उसका प्राइस प्लस 60 kg इंटू उसका प्राइस डिवाइडेड बाय 135, ठीक है। तो 90 kg इंटू उसका प्राइस 6 और डिवाइडेड बाय 60 kg इंटू उसका प्राइस डिवाइडेड बाय एक्चुअल यील्ड चाहिए था हमारा, स्टैंडर्ड यील्ड चाहिए था 135। तो कॉस्ट पर यूनिट हमारा इसमें निकल जाता है कि पर यूनिट कॉस्ट कितना आएगा। तो पर यूनिट कॉस्ट 7.55 आया स्टैंडर्ड वाला, ठीक है। तो उसके बाद मटेरियल यील्ड वेरिएंस निकाला जाता है, उसको मल्टीप्लाई किया जाता है उसके स्टैंडर्ड प्राइस से उसके यील्ड के डिफरेंस में, ठीक है। तो उसका यील्ड का डिफरेंस कितना आना था कितना 135, लेकिन एक्चुअल यील्ड हुआ है 130 का। तो यील्ड में कितना डिफरेंस आता है उसको उसका वैल्यू कैलकुलेट किया जाता है उसका स्टैंडर्ड प्राइस से, ठीक है, टोटल स्टैंडर्ड मिक्स के प्राइस से, ठीक है। तो टोटल प्राइस इसका कितना है, तो टेबल अगर बनाए हम तो टेबल में क्या होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारा इसका टोटल आ जाएगा। तो कितना टोटल आएगा, 9 6 54 150 और 480, दोनों को टोटल करेंगे तो 0 1020। अब ये जो 1020 आया है इसको इसके यील्ड से डिवाइड करते हैं, इसके यील्ड से स्टैंडर्ड यील्ड से डिवाइड करते हैं, तो इसका हमारा प्राइस आ जाता है स्टैंडर्ड प्राइस पर यूनिट। क्या आ जाता है, स्टैंडर्ड प्राइस पर यूनिट आ जाता है, इसको डिवाइड करके इसके यील्ड से, स्टैंडर्ड यील्ड से। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट टोटल, तो फॉर्मूला हो गया हमारा टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड यील्ड, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड प्राइस पर आउटपुट। अब इस स्टैंडर्ड प्राइस पर आउटपुट को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड यील्ड एंड एक्चुअल यील्ड को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे,
किससे? स्टैंडर्ड प्राइस पर यूनिट से, स्टैंडर्ड प्राइस पर यूनिट से। तो हमारा ये आ जाता है ये मटेरियल यील्ड वेरिएंस, ठीक है। तो ये इसका यील्ड वेरिएंस का हमारा लास्ट था। अब इसके बाद है लेबर वेरिएंस। तो जैसे कि हमारा मटेरियल वेरिएंस होता है वैसे ही हमारा लेबर वेरिएंस होता है, ठीक है। तो लेबर कॉस्ट कैसे निकाला जाता है? मटेरियल कॉस्ट तो होता है मटेरियल कॉस्ट इज इक्वल टू क्वांटिटी इनटू प्राइस। वही लेबर कॉस्ट होता है, लेबर कॉस्ट हम लेते हैं आवर्स में, तो आवर्स इनटू उसका रेट, ठीक है। तो लेबर कॉस्ट क्या होता है? आवर्स इनटू रेट। तो और वेरिएंस क्या होगा इसका? वेरिएंस होता है इज इक्वल टू स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल। तो अब स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होगी? स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट इज इक्वल टू स्टैंडर्ड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। और एक्चुअल कॉस्ट क्या होगी? एक्चुअल कॉस्ट इज इक्वल टू स्टैंडर्ड एक्चुअल आवर्स इनटू एक्चुअल रेट, ठीक है। तो वेरिएंस क्या आ जाएगा हमारा? लेबर वेरिएंस, लेबर कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू होगा हमारा स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट माइनस एक्चुअल लेबर कॉस्ट, ठीक है। तो स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट और एक्चुअल लेबर कॉस्ट, स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट हमने क्या कैलकुलेट किया है? स्टैंडर्ड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू एक्चुअल रेट, ठीक है। तो ये हमारा हो गया लेबर कॉस्ट वेरिएंस, लेबर कॉस्ट वेरिएंस। अब जैसा कि हमने उसमें देखा था मटेरियल में दो एलिमेंट थे, तो उसी से हमारे दो टाइप के जो है वेरिएंस निकले थे। यहाँ पे भी हमारे दो एलिमेंट हैं, एक तो आवर्स है और दूसरा रेट है। तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे भी हमारा वेरिएंस या तो आवर्स की वजह से आ सकता है या फिर रेट की वजह से आ सकता है। अगर हमारा लेबर कॉस्ट वेरिएंस आ रहा है तो या तो वो आवर्स की वजह से हो सकता है या उसके रेट की वजह से हो सकता है। तो वो फाइंड आउट करने के लिए जब हम आवर्स का निकालेंगे तो उसको हम बोलते हैं लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। क्या बोलते हैं? लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, ठीक है। तो जब हम आवर्स का वेरिएंस निकालते हैं तो उसको बोलते हैं लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। तो इसमें हम इसके स्टैंडर्ड आवर्स में और एक्चुअल आवर्स के बीच में डिफरेंस निकालते हैं और उसको हम उसके एक्चुअल रेट से मल्टीप्लाई करते हैं, स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई करते हैं। किससे? स्टैंडर्ड। जैसे हमारा उसमें लेबर मटेरियल यूजेज वेरिएंस में स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई किया जाता था, यहाँ पर भी हम उसके स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई करेंगे जब हम एक्चुअल आवर्स और एक्चुअल आवर्स का वेरिएंस निकालेंगे, ठीक है। स्टैंडर्ड आवर्स और एक्चुअल आवर्स में वेरिएंस निकालेंगे, यानी कि लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में LEVV बोल सकते हैं, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, ठीक है। दूसरा वाला हमारा लेबर रेट वेरिएंस होता है, लेबर रेट वेरिएंस होता है। लेबर रेट वेरिएंस को कैलकुलेट करने के लिए हम डिफरेंस निकालते हैं उसके स्टैंडर्ड रेट और उसके एक्चुअल रेट के बीच में, ठीक है। तो स्टैंडर्ड रेट के और एक्चुअल रेट के बीच में वेरिएंस निकालने के लिए उसको हम उसके एक्चुअल आवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वो हो जाता है हमारा लेबर रेट वेरिएंस, ठीक है। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड आवर्स से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर एक्चुअल आवर्स से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। जब एफिशिएंसी वेरिएंस निकालेंगे तो आवर्स का डिफरेंस निकालेंगे, स्टैंडर्ड आवर्स और एक्चुअल आवर्स का डिफरेंस निकालेंगे, और जब रेट वेरिएंस निकालेंगे तो स्टैंडर्ड रेट और एक्चुअल आवर्स का डिफरेंस निकालेंगे। तो तीन हमारे ये वेरिएंस हो गए। पहला वाला लेबर कॉस्ट वेरिएंस, लेबर कॉस्ट वेरिएंस, लेबर कॉस्ट वेरिएंस में स्टैंडर्ड आवर इनटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू एक्चुअल रेट,
ठीक है। दूसरा लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस कैसे निकलेगा, हम डिफरेंस निकालेंगे उसके आवर्स में, स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स, और मल्टीप्लाई कर देंगे उसके स्टैंडर्ड रेट से। थर्ड वन है लेबर रेट वेरिएंस। लेबर रेट वेरिएंस निकालने के लिए हम करेंगे स्टैंडर्ड रेट में से एक्चुअल रेट को माइनस डिफरेंस निकालेंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे उसके एक्चुअल आवर्स से। ठीक है, तो ये 3 टाइप्स के वेरिएंसेस हो गए लेबर के। ठीक है, एक क्वेश्चन इसका देख लेते हैं। लेबर कॉस्ट वेरिएंस हो गया, लेबर कॉस्ट वेरिएंस, लेबर रेट वेरिएंस। अब लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस जो है वो 3 में डिवाइड होता है। लेबर मिक्स वेरिएंस, लेबर मिक्स वेरिएंस सेम हुआ है मटेरियल मिक्स वेरिएंस की तरह। ठीक है, लेबर मिक्स वेरिएंस सेम है मटेरियल मिक्स वेरिएंस की तरह। तो इसको निकालने के लिए हम सेम वही चीज कन्वर्जन करते हैं, रिवाइज्ड स्टैंडर्ड आवर्स कैलकुलेट करते हैं। जैसे वहां पे रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी मेजर की थी, कैलकुलेट की थी, वैसे ही यहाँ पे रिवाइज्ड स्टैंडर्ड आवर्स मेजर्स किए जाते हैं। ठीक है, लेबर कॉस्ट वेरिएंस हो गया, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस हो गया हमारा, और लेबर रेट वेरिएंस हो गया। अब इसमें लेबर वेज पे वेरिएंस, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, फिर उसके बाद आइडल टाइम वेरिएंस, लेबर मिक्स वेरिएंस। लेबर मिक्स वेरिएंस से पहले लेबर आइडल टाइम वेरिएंस देख लेते हैं। लेबर आइडल टाइम वेरिएंस क्या होता है? आइडल टाइम क्या होता है? आइडल टाइम वो टाइम होता है कि जो के लोग लेबर जो है वो वेस्ट करता है, मतलब खाली रहता है, उसमें कोई काम नहीं करता। ठीक है, तो कुछ टाइम जो होता है वो नॉर्मल होता है। जैसे अगर हम सुबह में शॉप खोले स्टार्ट करें तो कुछ टाइम जो है काम स्टार्ट होता नहीं है। ठीक है, तो हो सकता है मशीन सेटअप का टाइम होता है या कोई और टाइम होता है, हीटिंग टाइम होता है मशीनरी का। ठीक है, जैसे प्रिंट निकालने से पहले मशीन को थोड़ी देर पहले ऑन करके रखना पड़ता है, कुछ उसका हीटिंग टाइम वो लेती है। तो उस टाइम को जो कहते हैं, या जैसे हम वो निकालते हैं, वो करते हैं क्या कहते हैं उसको, लैमिनेशन चढ़वाते हैं, तो कुछ देर तक जो है उसको टाइम लगता है मशीन को हीट होने में। उसके बाद फिर जब वो हीट होती है फिर लैमिनेशन करती है। इसी तरह से जैसे आयरन करते हैं, तो आयरन करने के लिए पहले आयरन को हीट होने की जरूरत होती है, तो जितना वो हीटिंग टाइम होता है तो वो उस टाइम पे हम काम कर नहीं कर सकते, तो वो नॉर्मल आइडल टाइम होता है। वो क्या होता है? नॉर्मल आइडल टाइम में आता है। ठीक है, दूसरा होता है एबनॉर्मल आइडल टाइम। एबनॉर्मल आइडल टाइम वो होता है कि जब एबनॉर्मल वजह से होता है, कोई मैनेजमेंट की इनएफिशिएंसी की वजह से होता है, लेबर की इनएफिशिएंसी की वजह से होता है। ठीक है, उसकी वजह से वो खाली बैठते हैं। ठीक है, जो टाइम को वेस्ट जहाँ पे किया जाता है तो वो एबनॉर्मल आइडल टाइम में हो जाता है। तो इसलिए हमें आइडल टाइम वेरिएंस भी निकाला जाता है। तो आइडल टाइम वेरिएंस कुछ भी नहीं है, सिंपल है, जितना आइडल आवर्स हैं उसको स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई कर दो तो वो हमारा आइडल टाइम वेरिएंस आ जाता है। ठीक है, आइडल टाइम वेरिएंस इज वेरी सिंपल। आइडल टाइम वेरिएंस होता है, आइडल टाइम वेरिएंस इज इक्वल टू होता है कि जब हम उसके आइडल टाइम को मल्टीप्लाई कर देते हैं स्टैंडर्ड रेट से, तो वो हमारा आइडल टाइम वेरिएंस हो जाता है। बस हमें इसमें देखना होता है कि आइडल टाइम कितना है, आइडल टाइम कितना है, तो उसी को बस आइडल आवर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे स्टैंडर्ड रेट से, तो आइडल टाइम वेरिएंस आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद लेबर मिक्स वेरिएंस सेम है मटेरियल मिक्स वेरिएंस की तरह। ठीक है, इसमें भी वही चीज होती है कि जब हमारा क्या कहते हैं, एक टाइप की लेबर से ज्यादा का इस्तेमाल होता है। जैसे सपोज करो कंस्ट्रक्शन में 2-3 टाइप की लेबर्स का इस्तेमाल होता है, एक मिस्त्री होती है, एक लेबर होती है, और एक सामान ढोने वाला होता है। ठीक है, एक हेल्पर होता है और एक सामान ढोने वाला, तो 3 तरह की लेबर हमारा इस्तेमाल होती है। अब उसमें क्या है कि तीनों का वैल्यू भी अलग अलग होता है, तीनों की काम जो है आर्ट्स भी अलग होते हैं, तीनों का रेट भी अलग होता है। तो इसमें वही चीज है जैसे हमने मटेरियल वेरिएंस में किया था, हमारे पास स्टैंडर्ड क्वांटिटी थी और एक्चुअल क्वांटिटी थी, उससे हमने रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी कैलकुलेट की थी। तो वही चीज यहाँ पे भी होगा, हमारे पास स्टैंडर्ड आवर्स होंगे, एक्चुअल आवर्स होंगे। ठीक है, और रिवाइज्ड स्टैंडर्ड आवर्स को यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के लिए जैसे सपोज को ये 4 है, ये 6 है, तो ये 10 होता है टोटल, लेकिन यहाँ पे हमारा एक्चुअल में लगा है 7 और 10।
ठीक है, तो कितना हो गया ये 17 हो गया। ठीक है, कुछ ऐसा लेते हैं जो आसानी से हो जाए। इसको 5 ले लेते हैं, इसको भी 5 ले लेते हैं, इसको 7 और 10 कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया स्टैंडर्ड आवर्स। 5 और 5 10 होता, एक्चुअल आवर्स लगे 7, ये लगा 10, ये लगा, तो ये 17 हो गया। अब रिवाइज स्टैंडर्ड में जो इसका टोटल है इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे स्टैंडर्ड के प्रोपोर्शन में। ठीक है, तो वो करने के लिए टोटल रहेंगे 17 इंटू इसका प्रोपोर्शन 5/10, 5/10, और फिर अगेन 17 इंटू इसका प्रोपोर्शन 5/10। ठीक है, तो डिवाइड होगा 1/2 और ये 2 डिवाइड होगा तो कितना आ जाएगा 8.5, ये भी आ जाएगा 8.5। तो ये रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी हो गई। अब इसमें हमारा मटेरियल मिक्स वेरिएंस को निकालने का फॉर्मूला था, हम निकालते थे रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे होगा, हमारा स्टैंडर्ड प्राइस करते थे, तो वही चीज यहाँ पे होगा, क्वांटिटी चेंज हो करके हो जाएगी हमारी रिवाइज्ड स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। प्राइस का यहाँ पे होता है रेट। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा लेबर मिक्स वेरिएंस। तो दोनों टाइप के जितने भी टाइप की लेबर है सबका अलग अलग कैलकुलेट करके सबको ऐड करके हमारा लेबर मिक्स वेरिएंस आ जाता है। ठीक है, तो जैसा कि क्वेश्चन में इसमें दिया हुआ तो नहीं है, क्वेश्चन बाद में दिया होगा लास्ट में। तो अब जैसे हमारा वहां पे मटेरियल सब यूजेज वेरिएंस होता है, यहाँ पे भी लेबर सब एफिशिएंसी वेरिएंस होता है, लेबर सब एफिशिएंसी वेरिएंस होता है। तो जैसे कि हमारा जो है 3 तरह की क्वांटिटी यहाँ पर हो गई, एक स्टैंडर्ड आवर्स था, एक हमारा एक्चुअल आवर्स था, उसके बीच में हमने एक रिवाइज्ड स्टैंडर्ड आवर्स को कैलकुलेट किया है। तो जब हमने इसमें से इसको माइनस किया तो वो हमारा लेबर मिक्स वेरिएंस आएगा, लेबर मिक्स वेरिएंस आएगा जब हमने रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी को माइनस करके उसका स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई कर दिया, स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाइड कर दिया, तो वो हमारा लेबर मिक्स वेरिएंस निकलेगा। और जब हम इसको स्टैंडर्ड आवर्स में से रिवाइज्ड स्टैंडर्ड आवर्स को माइनस कर देंगे तो वो हमारा लेबर सब यूजेज सब एफिशिएंसी वेरिएंस निकलेगा, सब एफिशिएंसी वेरिएंस निकलेगा। ठीक है, तो इसको जब हम स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, सेम वही है जो हमने मटेरियल में किया था, बस यहाँ पर क्वांटिटी के जगह आवर्स हो जाएगा और प्राइस के जगह रेट हो जाएगा। ठीक है, तो अब लेबर यील्ड वेरिएंस भी सेम यहाँ पर वही है, लेबर यील्ड वेरिएंस। पहले हम क्या निकालेंगे, रेट पर यूनिट निकालेंगे। ठीक है, टोटल रेट पर यूनिट। तो टोटल रेट पर यूनिट निकालने के लिए स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट को टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट को टोटल यूनिट से डिवाइड करके रेट पर यूनिट आ जाएगा हमारा। ठीक है, और फिर उसको हम क्या करेंगे, एक्चुअल यील्ड में से एक्चुअल यील्ड इन यूनिट माइनस स्टैंडर्ड यील्ड इन यूनिट्स डिफरेंस निकाल करके उसको स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर देंगे। सेम वही चीज है जो ऊपर हमने किया था। जैसा कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है, स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल डेटा ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, स्टैंडर्ड टाइम इतना आवर्स लगना था, स्टैंडर्ड रेट पर आवर 2 था, एक्चुअल टाइम जो लगा है वो इतना लगा है, एक्चुअल वेज पर आवर इतना लगा है, कैलकुलेट लेबर वेरिएंस। तो वो सेम क्वेश्चन, ये सिंपल वाला क्वेश्चन है, सिर्फ लेबर कॉस्ट वेरिएंस निकालने वाला है, वही स्टैंडर्ड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू एक्चुअल रेट करके आ जाएगा। ठीक है, तो स्टैंडर्ड आवर्स और स्टैंडर्ड रेट हमारा ये है और एक्चुअल आवर्स एक्चुअल रेट ये है, तो इसको मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करके हमारा आ जाएगा। ठीक है, वेरिफिकेशन करने के लिए क्या होता है, वेरिफिकेशन करने के लिए जो हमारा ओवरहेड वेरिएंस है, वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस, फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस। अच्छा, ओवरहेड वेरिएंस जो है ये हमें नहीं करना, हमें सिर्फ मटेरियल और लेबर ही करना था। वेरिफिकेशन क्या होता है कि जब हमारा लेबर रेट वेरिएंस होता है और लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस होता है, दोनों को प्लस कर देते हैं तो लेबर कॉस्ट वेरिएंस क्या आता है। जैसा कि हमारा
मटेरियल यूजेज वेरिएंस प्लस मटेरियल प्राइस वेरिएंस को ऐड करके मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस आता है। तो ये वेरिफिकेशन है। अगर ये प्लस करके बराबर नहीं आता तो उसमें प्रॉब्लम है, और अगर इसमें ही अगर प्लस करके इक्वल नहीं आता है तो प्रॉब्लम है। तो वेरिफिकेशन करके भी हम इसको दिखा सकते हैं। तो ये हमारे टोटल हो गए हैं सारे मिला करके। हमने लेबर में कौन कौन से करे? हमने लेबर में एक करा है लेबर कॉस्ट वेरिएंस, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, ठीक है, और लेबर रेट वेरिएंस 3 हो गए, लेबर आइडल टाइम वेरिएंस 4 हो गए, ठीक है, लेबर मिक्स वेरिएंस, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस 6 हो गए, और 7th है हमारा लेबर यील्ड वेरिएंस। लेबर यील्ड वेरिएंस, लेबर यील्ड का क्या होता है? एक्चुअल यील्ड माइनस लेबर एक्चुअल यील्ड माइनस लेबर स्टैंडर्ड यील्ड को हम रेट पर आवर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड रेट पर आवर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो लेबर यील्ड वेरिएंस आता है, ठीक है। तो जैसे हमारा वो था मटेरियल यील्ड वेरिएंस, वैसे ही सेम ये होता है। इसके कुछ क्वेश्चन जो है इससे कर लेना, और अगर डाउट होता है तो नेक्स्ट क्लास में वो पूछ लेना, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये या तो मटेरियल का आ जाएगा या फिर लेबर का आ जाएगा। पांचों क्वेश्चन अगर ये पूरा 18 मार्क्स का होगा तो सारे क्वेश्चन सारे वो कैलकुलेट करने होंगे, ठीक है, जितने भी हैं सब कैलकुलेट करने होंगे। और अगर हमारा छोटा क्वेश्चन आएगा तो ये हो सकता है एक क्वेश्चन लेबर का क्वेश्चन आ जाए, एक मटेरियल का क्वेश्चन आ जाए, उसमें सिर्फ 3 बेसिक वाले कैलकुलेट करने को है, जैसे कि मटेरियल मतलब 3 कोई भी 6 में से 3, 6, 7 में से 3 आ जाए कैलकुलेट करने के लिए। तो टोटल क्वेश्चन जो है ये आ सकता है। इसका क्वेश्चन जो है करना, प्रैक्टिस करना, इसी में से क्वेश्चन देख लेना, और मैं कुछ क्वेश्चन इसके एडिशनल भी डालूंगा, उसको भी प्रैक्टिस करना। एग्जाम तक कभी भी कोई भी दिक्कत आती है तो मुझसे जो है कांटेक्ट कर सकते हो, मैं उसको कोशिश करूंगा उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, ठीक है। बाकी यूट्यूब से कोई भी जो है बहुत वीडियोस पड़ी हुई है, वहां से भी हेल्प ले सकते हो, और कोई डाउट होता है तो मुझसे फिर कांटेक्ट कर सकते हो, तो मैं उसमें जो है आपका जो भी डाउट है उसको क्लियर करा दूंगा, ठीक है। और एक क्लास और बची है, तो कोशिश करो इस वीक में अच्छे से पूरा रिवाइज कर लो जितना भी करा हुआ है, और कोई डाउट हो तो उसको पूछ लो, जो कि लास्ट क्लास जो है ज्यादा फ्रूटफुल हो सके हमारी। और अगर आप लोग कहेंगे तो मैं इवनिंग में, जैसे ये टाइम होता है फ्री, तो इसमें एक एडिशनल एक्स्ट्रा क्लास भी रख सकता हूँ डाउट क्लियर करने के लिए, ठीक है। ओके सर।